हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी टेलर क्लासेस। आज की जो ये क्लास है, मैंने यहाँ पे मैथ की क्लास ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका चैप्टर है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध और अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। हमें इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना है। आप वर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी जो शब्द रहते हैं उनको समझा कर क्या बोल रहा है, संख्याओं को संख्यांकों में, अंकों में एक प्रकार से आ रहा है ना, यहाँ पे संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। क्या दिया है वो देखते हैं। पहला है 427। ये क्या है, संख्याओं में दिया, आपको इसको संख्यांकों में लिखना है तो आप इसको 427 ऐसे लिख देंगे। 4 2 7 मिलकर क्या बना, 427, 427। ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर है 79,029। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको संख्यांकों में लिख दीजिए 79,029। ठीक है। थर्ड यहाँ पर है 115। आप 115 को संख्यांकों में लिख दीजिए। यही है कि संख्याओं को संख्यांकों में लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, निम्नलिखित संख्याओं का रोमन संख्यांकों में लिखिए। आप देखते हैं यहाँ पे 80 का, आप यहाँ पे देखिए रोमन नंबर में आप 80 को ऐसे लिख सकते हैं, L और 3 बार x इंटू एक्स एक्स एक्स। ठीक है। 90 को आप x इंटू सी लिख सकते हैं, 100 को आप c लिखते हैं, 1000 को आप m लिखते हैं, 50 को आप l लिखते हैं, 500 को आप d लिखते हैं, 10 को आप x लिखते हैं। ये तो रही बात किसको क्या लिखते हैं। और एक चीज़ और आपको क्लियर थोड़ी सी बता दूं जिसको आपको जाना ज़रूरी है। 40 को यहाँ पे एक्सेल लिख रहे हैं। यहाँ पे एक होता है LCDM। रोमन नंबर में ये चार जो है इनका इम्पोर्टेंट रोल है। L फॉर 50, C फॉर 100, ये याद कर लीजिए, D फॉर 500 और M फॉर 1000। ठीक है, ये याद कर लीजिए। LCDM क्या है, LCDM 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। आपको यहाँ पे एक डिजिट दी हुई है 636, इसमें दो 6 है। ठीक है। दोनों 6 को हमको प्लेस वैल्यू बतानी है, इनका हमको मान बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 636 है, ये पहले 6 का 6 ही होगा, फिर 3 है तो 30 होगा, क्योंकि 3 के आगे एक गिनती है तो 1 0, फिर 600 होगा, इसके आगे 2 गिनती है तो 2 0 है। तो ये इनका क्या है, स्थानीय मान है। आप यहाँ पे देखिए पहले 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो 6 है और दूसरे 6 का जो स्थानीय मान है वो 600 है। ठीक। तो यहाँ पे 600 + 30 + 6, ये क्या है, ये स्थानीय मान है किसका है, 636 का। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। कभी कभी आपको ये चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको दे देगा और फिर आपको ये हो सकता है कि 6 और 600 दे दे। एक एग्जांपल ऐसे बना दे, एक आपको 6 बना दे तो एक में आपको 60 लिख दे, एक में आपको पहले 60 लिख दे फिर आपको एक में 600 लिख दे। इस तरह के ऑप्शन आपको दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्या है देखते हैं। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार डीएलएड में पूछा गया। इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या है ये देखते हैं। बोल रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान, जो अलग अलग स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, उनका योगफल हमको बताना है। यानी कि जो उनका स्थानीय मान आएगा उसको हम जोड़ेंगे तो जो हमारा जोड़ का आंसर आएगा हमको वो योगफल बताना है। योगफल मतलब ये ना कि जोड़ के आप बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए, आप सबसे पहले सभी जितने भी 3 अलग अलग उनका आप स्थानीय मान यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू को आप निकालेंगे। तो 4 की कोई बात ही नहीं, यहाँ पे कह रहा है पहले 3 की 30 है क्योंकि उसके आगे एक डिजिट है तो 1 0 हो गया। दूसरा यहाँ पे फिर 300 क्योंकि उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0 हो गया। फिर लास्ट में जो है यहाँ पे 3000 है, इसके आगे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 लग गया। तो ये क्या आ गया, तीनों का स्थानीय मान आ गया, यानी कि तीनों की प्लेस वैल्यू आ गई। तीनों जो 3 अलग अलग स्थानों पे देते उनकी हमको प्लेस वैल्यू आ गई। हमने पहला स्टेप तो कर लिया। दूसरा हमसे बोला है कि योगफल हमको बताना है। ठीक है। योगफल हमको बताना है सम करके। तो आप 3000 + 300 + 30 इसको जब ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आपके सामने निकल आ जाएगा 3330। क्या आया, 3330। ठीक है। बात, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह आने की उम्मीदें हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5th क्वेश्चन मैंने लिया है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर याद करिए। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि 545 में हमको जो पहला 5 दिया है या दूसरा 5 दिया है उसके स्थानीय मान, पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हम उनका अंतर बताएंगे। अंतर का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में अंतर लिखा हुआ मिलेगा,
या तो आपको घटाना लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है बात, दो में से आपको एक ही मिलेगा। यहाँ पे 545 दिया है और दोनों 5 का स्थानीय मान बोल रहा है। पहले 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 4 की कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरे 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 500 होगा। ये टोटल मिला के दोनों पाँचों का स्थानीय मान हमारे सामने है। दोनों स्थानीय मानों का जो अंतर है वो हम क्या करेंगे, 500 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 495 आंसर निकल कर सामने आपके आ जाएगा। यहाँ का आज का 6 क्वेश्चन है वो देखते हैं। मैंने क्या यहाँ पर लिया हुआ है 6705। यहाँ पे 4 अलग अलग डिजिट दी हुई है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी और 4 अंकों की हमको छोटी संख्या बनानी। बहुत आसान है। आप क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या उसमें जो क्या थी 7 थी, पहले वो लिख ली। उसके बाद जो थी फिर हमने 6 लिख लिया। उसके बाद जो थी 5 थी। उसके बाद जो थी 6 थी। तो बड़ी संख्या जो बनाने की बात थी वो हमने यहाँ पे बना ली 7650। क्या बन गई, उन जो 4 अंकों अलग अलग डिजिट दी हुई थी उनसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7650 सामने निकल कर आई। ये तो इम्पॉर्टेंट भी था और सिंपल था, आप इसको जानते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। जब ज़्यादा खेल समझने का वो ये सेकंड वाले में है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फोकस होकर। बोला है कि सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। वो जो 4 अलग डिजिट दी थी उनमें से हमको छोटी संख्या बतानी। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5067। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बताइए। हम यहाँ पे आंसर इसका है, हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी थी 5 अंकों की। तो हमने क्या किया, 9 बार 5 को लिख दिया, 9 9 9 9 9, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करिए, 1 लिखिए, उसके आगे 4 0 लगा दीजिए। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। एक बात आपको ये बता दूं, कभी भी आपको बोले कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो आपको जितनी अंकों की बोले आप उतनी बार 9 लिख दीजिए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आपको दिखा दूं मैं 2016 के डीएलएड के पेपर में भी पूछा भी गया था। ये आया हुआ क्वेश्चन, आप प्रीवियस पेपर करवाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है वो देखते हैं। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है जो 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल रहा है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में डीएलएड में पूछा गया है 2016 में। मल्टीपल टाइम में देखा गया है कि जो पुराने पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। किस में सबसे अधिक है, तो वो 4th वाले ऑप्शन में सबसे अधिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे अधिक किस में है स्थानीय मान 5 का। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव के बाद इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और आप जान रहे हैं कि दशमलव के बाद जो दशमलव के पहले गिनती है वो ज़्यादा सबसे बड़ी है, उसके बाद जो है उससे बड़ी, उसके बाद जो है वो उससे छोटी है, ठीक है। सबसे दशमलव के बगल जो सबसे वो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह की ये डिजिट है। क्योंकि आप देखिए ये 1 से, ये 10 से, ये यहाँ पे क्या होता है, ये बढ़ते हुए क्रम, छोटे आगे पीछे से बढ़ते हुए क्रम में जाता है। ये छोटे से पीछे की तरफ घटता हुआ अपोजिट हो जाता है ना। पॉइंट के केस में तो यही होता है, यहाँ से ये बड़ा छोटा, फिर से बड़ा, ये इससे बड़ा ये। लेकिन पॉइंट के केस में ये सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ये ऐसा होता है। 1 से है, 1th है, 10 से है, 100th प्लेस होता है। ये 1 10 100 होता है। ये यहाँ पे आपको TH का प्लेस होता है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे बाद में इन दोनों में, तो यहाँ बीच में है, यहाँ पे भी देखिए ये दोनों तो कट गए, ठीक। यहाँ पे लास्ट में और छोटा है तो ये भी कट गया। सबसे पहले यहाँ पे दशमलव के जस्ट बगल इसी ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन इसीलिए सही है, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज से भी कोई डाउट है तो आप उसको लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं 2016 पेपर में, आने की चांसेस भी हैं। फिर यहाँ पे 2015 का है, 2015 का दी पेपर में आया था। 2015 में मैथ का पेपर हो सकता है 2 बार हुआ होगा, जो भी बात रही होगी। ये 10th क्वेश्चन यहाँ पे आज मैंने लिया हुआ है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं बताइए। आपको 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी, यानी कि आपको सक्सेसर बताना है। सक्सेसर में मैंने आपको बताया था कि +1 होता है, और आपको पूर्ववर्ती पूछेगा प्रीडिसर यानी कि -1 होता है। तो आपसे 13 की अनुवर्ती संख्या, वो 13 में अगर आप एक ज़्यादा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। निम्नलिखित का गुणनफल बताइए। गुणनफल बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा, आप गुणनफल वगैरह आपको समझना होगा, ठीक है। निम्नलिखित का गुणनफल बताइए, तो आपको गुणनफल बताना मतलब आपको गुणा करके आंसर बताना है, सिंपल सा। तो आप 25 में
4 से गुणा करेंगे या 4 में 25 से गुणा करेंगे, बोथ आर इक्वल, ठीक है। आप 2 गुणे 2 करिए या 4 गुणे 2 या 2 गुणे 4, एक ही आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि 25 और 4 आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर 100 निकल जाएगा। 25 चौका 100 होता है, ठीक बात। ये आम भाषा में भी नॉर्मल मैंने आपको बताया है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे है कि आप 20 में 0 से गुणा करिए, 0 में 20 से गुणा करिए, कुछ नहीं, आपका आंसर हमेशा 0 0 ही आएगा, हमेशा 0 आएगा। आप ये बात जानते हैं कि अगर हम 0 में किसी भी डिजिट से गुणा करते हैं, 0 में अगर हम किसी भी डिजिट से गुणा करते हैं, हमारा आंसर हमेशा 0 होगा। याद रखिएगा, 0 में हम कभी किसी डिजिट से अगर गुणा करते हैं तो वो हमारा आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल बताइए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, 0 में 5 से डिवाइड करना है, 0 में 5 से डिवाइड करना, 0 डिविजिबल बाई 5, ठीक है। हमको 0 में 5 से भाग करना है। आप जानते हैं, आप 0 में जैसे किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे, इसी तरह सेम रूल अप्लीकेबल है कि जब आप 0 में 5 से भाग करेंगे ऑलवेज 0 आएगा। आप 0 में किसी भी डिजिट से गुणा करिए या तो आप उसमें भाग करिए, हमेशा 0 ही अव्वल आएगा, कोई और संख्या नहीं पॉसिबल है। ये बात हमेशा माइंडसेट में याद रख लीजिए कि कभी भी आप 0 में किसी डिजिट से गुणा करेंगे तब 0 आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही आएगा, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड देखिए, 27 डिविजिबल बाई 27। हम 27 में 27 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। 27 एकन्नम 27 क्या कट तो जाएगा। आप किसी डिजिट में उसी संख्या से जब सेम डिजिट से आप उसमें डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो देखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन आज का जो है मैं वो ली हूँ यहाँ पर, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमको कह रहा है, एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है कि यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है और शेषफल 50 है तो भाज्य बताना है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो हमें भाजक भी दिया है, भागफल भी दिया है, शेषफल भी दिया है, हम भाज्य निकाल लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। कैसे निकाल रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको भाजक दिया हुआ है, भाजक कितना दिया हुआ है आपको, 483। हमने क्या किया, 483 ले लिया। भागफल कितना दिया हुआ है, 403, हमने 403 ले लिया। शेषफल कितना दिया हो, 50, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक 483, भागफल 403, शेषफल 50 हमने ऐड कर दिया है। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। बॉडमॉस का रूल एक होता है, उससे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बड़ा है, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें 50 को ऐड कर दिया तो हमारा ये आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये इसका आंसर निकल के आया। सबसे पहले हमने गुणा किया, देन हमने प्लस किया, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर हमने फॉर्मूला पहले से बना है, हमने उसके ऊपर जो वैल्यू दी गई थी वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारा आंसर निकल कर सामने है, ठीक है बात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएलएड के लिए, अभी तक में जो बताया मैंने, ठीक। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, टेट में भी बहुत पूछता है, सीटेट में खुद ही आया था, ये बहुत आता है, बहुत पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपको क्या करेगा, आपको भाज्य दे देगा, भागफल दे देगा तो भाजक पूछ लेगा। कभी आपको शेषफल नहीं देगा, ये सब दे देगा तो पूछ लेगा। कभी आपको सिर्फ यही दो देगा तो ये भी निकालना। ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। कभी कभी इतने भाजक का दो गुना इतना है तो भागफल 3 गुना है तो कितना होगा। कभी कभी आपको ये डिजिट भी नहीं देता है, आपको 2 गुना 3 गुना बताता है और आपको ये खुद निकालना होता है, वैल्यू खुद निकालनी होती है। ये भाजक होगा, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। अब हम भाज्य का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पर है वो 5th क्वेश्चन है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यदि एक बच्चा एक गेंद को 4 रुपए में लेता है, कोई एक बच्चा है, उसने एक गेंद को 4 रुपए में लिया और 3 गेंद कितने रुपए में खरीदेगा, तो वही बच्चा 3 गेंद को कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। अगर कोई गेंद है वो 1 रुपए में मिल रही है, ठीक है,
एक गेंद एक गेंद 4 रुपए में मिल रही है, एक गेंद 4 रुपए में मिल रही है, एक गेंद का प्राइस 4 रुपए है, तो 3 गेंद का प्राइस कितना होगा। ठीक है, ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत पूछा जाने वाला लोकप्रिय क्वेश्चन है। तो आपको बहुत अच्छे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल है। जब आपको ये बात पता है कि एक गेंद जो है वो 4 रुपए की है, एक गेंद का जो प्राइस है वो 4 रुपए है, ठीक है, 4 RS है, तो 3 गेंद का कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप सिंपल है 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 12 निकल कर आएगा कि एक गेंद जब 4 रुपए की है तो 3 गेंद 12 रुपए में खरीदेगा, 3 गेंद 12 रुपए में वो खरीदेगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, डीएलएड में आया हुआ था, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, आज का 6th क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, 4 है, ब्रैकेट है, 17 है, प्लस है, कर्ली ब्रैकेट है, 2 है, प्लस 5 है, फिर अंदर ब्रैकेट है, 4 - 2 है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बंद है। एक हमको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट है इस वजह से, एक तो डीएलएड में आया है वो, ठीक है, दूसरा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बॉडमॉस के रूल पे ये वर्क करता है, BODMAS। ठीक है, आई थिंक आप सब इसको जानते होंगे कि बॉडमॉस का रूल क्या है। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, T फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। राइट, अब मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें हुई हैं वो कैसे। अब चलिए अपने टॉपिक में क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चंस दिया गया है सिंपल है, क्या दिया गया है, हमें एक इक्वेशन दिया है, मतलब सिंप्लीफिकेशन दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले रूल होता है कि जो ब्रैकेट छोटे छोटे रहते हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन था, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 4 को वही लिया, इससे बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने लगाया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट था वो भी लगाया, 2 भी लिखा, 5 भी लिखा। अब अंदर का सबसे पहले छोटा ब्रैकेट अंदर का होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 2 बराबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 को पुट कर लिया। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म हो क्योंकि हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। ठीक है बात, अब देखिए जब हमने सॉल्व कर दिया तो क्या निकल कर आया, 4 है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, 17 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 + 5 इंटू फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। जो ब्रैकेट खुलता है वो ब्रैकेट बंद होता है, याद रखिए, नहीं कि आप एक जगह लगा के एक जगह छोड़ दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगेन हम जब नीचे आते हैं तो क्या, अब हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अभी हमने छोटा वाला ब्रैकेट, अब हमको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हम कर्ली ब्रैकेट जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंटू हो रहा है, 5 दूनी 10 होता है, 10 आ गया। अब 10 में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा आपका। तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने 12 को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट में हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है, बड़ा वाला ब्रैकेट हमने लगाया है, 17 + 12 प्लस ये आपका आंसर है यहाँ पे लगभग है। अब आप देखिए अब सिर्फ बचा है एक ब्रैकेट, अभी तक हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, 17 में आप जब 12 प्लस करेंगे तो 29 आएगा। अब 4 में आप 29 से जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आएगा। ठीक है बात, 2015 का पेपर था उसमें ये आया था। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बात बताई थी, अगर कोई भी डिजिट रहती है उसमें अगर हमें 0 से गुणा करने के लिए कह रहा है कि हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करना ही नहीं, उसका आंसर सिर्फ 0 लिख के चलना है आगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा 0 पर टिक, देन आगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 0 से किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसकी कोई बात ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो देखते हैं। आज का 8th क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 2016 में आया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इस तरह के छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। देखिए 13 माइनस ब्रैकेट में 8 × 2 + 3, हमको इसका मान बताना है। ठीक, अब हम आगे आते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बॉडमॉस का रूल अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए ही बॉडमॉस का रूल अप्लाई किया, बहुत जगह यूज़ होता है ऐसा नहीं है, बट बॉडमॉस का रूल कभी नहीं भूलेगा, BODMAS, ऐसे क्वेश्चंस में बॉडमॉस का ही रूल चलता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को दूर करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को खोलने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसको गुणा कर दिया, 8 में आप 2 से गुणा करेंगे, 8 × 2 = 16 होता है। अब हम आगे चलेंगे, 13 - 16 + 3, ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्योंकि हमने गुणा कर दिया। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आपका क्या करिए, 16 में 3 को ऐड कर दिए तो क्या आएगा, यहाँ पे
13 आएगा। क्यों 13 आएगा ये भी देखते हैं। याद रखिएगा 13 इसलिए आएगा क्योंकि -16 यहाँ पर दिया हुआ है और 16 -16 यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस देन प्लस बराबर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा और 13 पहले से है तो 13 - 13 बराबर 0 हो गया। इसका आंसर भी 0 होगा। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो माइनस हुआ है ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, -16 बड़ा है किससे, +3 से। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए 16 में से 3 माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या आया है, 13 आया है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर जो है वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9th है, 2016 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग अराइज होंगे जैसे आए हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज भी होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है 3abc -2ab का स्क्वायर -5abc + 3ab का स्क्वायर। हमको इसको क्या करना है, हमको इसको सरल करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसको बहुत आसान है, बहुत आसान से सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। हमें दिया है 3ab 2ab का स्क्वायर -5abc + 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 3abc दिया था, यहाँ पे -5abc दिया था, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अभी मैंने आपको बताया प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है, तो 5 में से 3abc को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2abc आएगा। यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि -5abc जो है वो बड़ा है। ठीक, और फिर यहाँ पे 3ab का स्क्वायर और -2ab का स्क्वायर। अभी मैंने आपको फिर बताया प्लस और माइनस माइनस होगा, आप 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ab का स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं, एक नहीं लिखा जाता है कहीं भी इस तरह से, तो ये एक मान लिया जाता है, इसलिए ab का स्क्वायर बचेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ab का स्क्वायर -2abc। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और दिया गया है, 10th क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट। आज मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कई बार पूछे गए, जिससे आपको बेनिफिट हो। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, याद रखिएगा आप ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम 50 तो लगा ही लीजिए। हम चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है, 121 है, हमें डिवाइड करना है, बड़ा ब्रैकेट है 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 -3 × 3। यहाँ पे ये सॉल्व है। अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व करा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि बॉडमॉस का रूल एप्लीकेबल होगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, समीकरण में हम बॉडमॉस लगाते हैं। ठीक है, बात आगे देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये अब हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले हमने ये किया, अब हम ये करेंगे। अब देखिए 121 डिवाइड का सिंबल, बड़ा वाला ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 -3, ये हमने यहाँ पे 3 लिया था तो ये 3 कर दिया। अब हम ये वाला जब सॉल्व करेंगे, ये जो कर्ली वाला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट अभी लगा रहेगा। ठीक, बड़ा ब्रैकेट नहीं है अभी नहीं। फिर 121 डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस। अब हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, पहले हम बॉडमॉस में जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमने 3 और 3 को गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 9 आ गया। 3 और 3 को हमने जब गुणा कर दिया तो 9 आ गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये ब्रैकेट में भूल गई थी, आप इसको लगा लीजिएगा, मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। अब यहाँ पे जब 9 आ गया है तो अभी ये एक स्टेप और जाएगा। अब यहाँ पे ये 14 - 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 9 मिला, अब हम 14 में से 9 को माइनस करेंगे, तब ये स्टेप में जाके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आप यहाँ में से 121, ठीक है, 121 यहाँ पे लिखेंगे, 121 डिवाइड बाई 16 माइनस। अब यहाँ पे आप 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 16 - 5 है और 16 में से आप 5 को माइनस करेंगे 11 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। 121 डिवाइड बाई 11, आप जब 121 में 11 डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आंसर आएगा। इसके बाद एक स्टेप है, बहुत सिंपल है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, आप वीडियो की तरह समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप डिवाइड का लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 16 लिखेंगे माइनस, यहाँ पे आप 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको 5 आएगा। आप सिंपल समझ रहे हैं। फिर आपसे 21 में डिवाइड करते हुए चलिए, आप यहाँ पे 11 आएगा, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। आप इसमें फिर डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये है 11th क्वेश्चन है, वो क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे एक पेटी में 121 आम आते हैं। कोई एक पेटी है, कोई एक बॉक्स है, उसमें 121 आम आते हैं। आम के गोदाम में ऐसी कम से कम 1275 पेटी रखी। कोई आम का गोदाम है, वहाँ पे एक पेटी में 121 आम आते हैं और वहाँ पर टोटल पेटी जो है वो 1275 पेटी रखी हुई है। तो गोदाम में कुल कितने आम है हमको ये बताना है। और हमको ये पता है कि एक पेटी में 121 आम आते हैं। टोटल पेटी कितनी है? 1275। अब हमको ये बताना है कितना आम है, कितना आम है, इन पेटियों में कितना आम है। तो जाहिर सी बात है, जब एक पेटी में 121 आम है तो कुल पेटी कितनी है? 1275 पेटी है, तो कुल आम कितना होगा हमको ये चीज़ बतानी है। तो इट्स वेरी सिंपल। जब आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए कि आपको जब कभी भी आपको एक का दाम बताया हो, एक का रेट बताया हो, तो हमेशा आप गुणा करें। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि एक रुपये का इस सामान का दाम 1 रुपये, एक सामान का दाम 5 रुपये है, तो 5 सामान का कितना होगा? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप 1275 में 121 से गुणा कर दीजिए। आपको गुणा करना आता हो, कोई भी दिक्कत है बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगी। आप जब गुणा कर देंगे तो आपको टोटल आम जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आया हुआ है 1,54,275, 1,54,275। तो इतने यहाँ पे क्या है? आम है, क्योंकि एक पेटी में 121 आम थे तो 1275 पेटी में इतने, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये टोटल मैंगो है। 12th क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है ये देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है? 8/9 प्लस -4/9 का हमको मान निकालना है। 2015 का में पूछा गया है क्वेश्चन BTC में कि 8/9 प्लस -4/9 का हमको मान बताना, उसकी हमको वैल्यू बतानी। बहुत सिंपल है, मैंने आपको ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन कराया था। मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि अगर जब भी जो है डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर कुछ भी है अगर हमें प्लस बोला है तो प्लस, माइनस बोला है तो माइनस, हम बहुत आसानी से कर देते हैं। कोई देखा अगर हमें प्लस बोला तो प्लस कर देंगे ऊपर की डिजिट को, नॉमिनेटर्स को, और अगर हमें माइनस बोला माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, नीचे का जो हर है वो सेम है। अब हम अंश में क्या करेंगे, हम जो माइनस बोला माइनस करेंगे, प्लस बोला प्लस बोला। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस बीच में दिया है, यहाँ पे -4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस बराबर कितना होता है? माइनस। तो माइनस करेंगे, 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4/9 इसका आंसर होगा, और -4 छोटा है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। तो 4/9 इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, 1 नंबर में आया होगा, आराम से बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। बात ऐसे ही क्वेश्चन आप आएंगे, आप आसानी से करके अपना नंबर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ तो है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें अराइज होती हैं चैप्टर से, मैंने वो कंडक्ट करवाई है। देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है कि शून्य केवल है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा शून्य क्या है। शून्य सिर्फ ये है, तो आपको एक ऑप्शन पूर्णांक देगा, परिमेय देगा, अपूर्णांक देगा, परिमेय देगा। तो शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? वो एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, नथिंग एल्स। ना कि वो कुछ और है, ना वो रेशनल है, ना इरेशनल, कुछ नहीं, वो एक पूर्णांक है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th का क्वेश्चन जो आज का है वो है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होगा। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -0। क्रमागत मतलब कॉन्टिन्यूड, दो पूर्णांक का अंतर क्या होगा? तो 1 होगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी। कैसे होगा आप देखिए, क्रमागत का मतलब जैसे 1 है, क्रमागत का मतलब 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये एक क्रम में चल रही है ना। आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो अंतर का मतलब माइनस होता है, 1 आएगा। आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इनका अंतर क्या है? 1 का तो अंतर है। ये 1 2 3 4 जो चल रहा है क्या है? 1 का अंतर है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं तो उनका अंतर कितना होगा? तो राइट आंसर बी होगा, उनका अंतर 1 होगा, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं। आज का 15th क्वेश्चन यहाँ पर है, वो मैंने लिया हुआ है। क्या है देखते कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने से प्राप्त होगा। कोई एक पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर, उसमें हम जब शून्य से घटाएंगे, 0 से घटाएंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी वही संख्या, और ऑप्शन डी ऋण संख्या है। आप कोई भी पूर्ण संख्या दी है, आप शून्य से अगर कोई पूर्ण संख्या दी है आप उसमें शून्य से घटाएंगे तो आंसर वही संख्या होगी। मैंने आपको बताया आप 0 में कोई भी संख्या को ऐड करेंगे, 0 में कोई भी संख्या घटाएंगे, 0 में कोई संख्या को आप गुणा और भाग करेंगे तब वो 0 आएगा। लेकिन आप जब 0 में किसी संख्या से प्लस करेंगे या 0 में किसी संख्या से माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है। गुणा और भाग में अलग है, प्लस और माइनस में अलग है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। 2015 में आया हुआ ये प्रश्न है। क्या दिया है? 3/5 प्लस -2/5 का हमको मान बताना है, हमको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम इसको सबसे सिंपल वे में लिखते हैं 3/5 -2/5।
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कैसे बदल गया। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की है। अब मैंने आपको बताया था प्लस माइनस अगर रहता है तो वहाँ पे माइनस लगता है, प्लस माइनस रहेगा तो वहाँ पे प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे ये सिंबल चेंज होके माइनस हो गया, ठीक। दूसरा, फिर हम जानते हैं कि जब नॉमिनेटर अलग है डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमको भिन्न की कोई भी संकल्पना दी है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो नीचे का हिस्सा हर है वो बराबर है, फिर हमको जोड़ बोल रहा है, हमको घटाना बोल रहा है, ये मतलब नहीं है। हम ऊपर में जो जोड़ बोलेगा जोड़ कर देंगे, घटाना बोले घटाना कर देंगे, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है जो हर का पार्ट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है, फिर 5 है, दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए हमने -3/2/5 लिखा है, ठीक है। अब हमारा जब हर जो है वो सेम है तो हम नॉमिनेटर में क्या बोल रहा है, हमको माइनस करना है, तो 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 1/5। 1/5 इसका आंसर है, ठीक है। बात आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, ये भी 2015 का आया हुआ प्रश्न है, क्या है, हल कीजिए बोल रहा है। यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन दिया, एक ये और एक ये। हम एक एक क्वेश्चन को जानेंगे। पहला समझते हैं कि क्या है, -1/8 डिवाइड बाई 3/4। दूसरा है -7/12 इंटू -3/2। हमको इसको सॉल्व करना है। फ्रैक्शन का चैप्टर है इसलिए फ्रैक्शंस के ही क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये 15 में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। अब देखते हैं एक क्वेश्चंस को। पहले दिया है -1/8 डिवाइड बाई 3/4, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा -1/8 इंटू 4/3। अब 4/3 कैसे लिख दिया, तो समझिए यहाँ पे क्या था, डिवाइड, यहाँ पे क्या है, इंटू। हम आप सबको बताए हैं कि जब भी फ्रैक्शन में अगर भाग करने को बोलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें डिजिट पलट देते हैं। जब डिजिट पलटेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। पहले हमको भाग में दिया था, जब हमने डिजिट को उल्टा कर दिया तो ये गुणे में आ गए, ये रूल है। यहाँ पे देखिए भाग में दिया है, हमने यहाँ पे गुणा का सिंबल लगाया है तो डिजिट को पलट, यहाँ पे 3/4 था, यहाँ पे हमने 4/3 कर दिया, डिजिट को उल्टा कर दिया, ठीक। समझ में आया कि सिंबल कैसे चेंज हुआ। फिर हम आगे आएंगे। फिर आप यहाँ पे देखिए, अभी ऊपर हमने क्या समझा था कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा अगर बराबर है तो ऊपर जो दिया रहेगा वो हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें गुणा करना है तो गुणे का फ्रैक्शन का एक नियम होता है, आप सामने सामने जो डिजिट दी रहेगी उसको आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 के सामने 4 है और 8 के सामने 3 है, 4 × 9 4 और 3 × 24, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आ गया, -4/24 आंसर आ गया। बहुत सिंपल। अब इसको आप सिंपली काट दीजिए, तो 4 × 9 4, 4 × 6 24, तो -1/6, इसका -1/6 आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, सिंपल वे में मैंने समझाया एक एक स्टेप को, ठीक है। अब दूसरा वाला इसी तरह देखते हैं, वो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है -7/12 इंटू -3/2, ठीक। अब हम सिंपल यहाँ नीचे आएंगे, इसको लिख के 7/12 गुणे 3/2, ठीक। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि माइनस माइनस जो सिंबल लगा था कहाँ गया। मैंने आपको बताया कि जैसे माइनस माइनस बराबर प्लस होता है और माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस दिया था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जब माइनस माइनस बराबर प्लस हो गया तो प्लस का सिंबल लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया। तो 7/12 इंटू 3/2। अब हम क्या करेंगे, गुणा करना है, आमने सामने की जो डिजिट है उसको गुणा कर देंगे, तो 3 × 7 21 हो गया और 12 × 2 = 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 21/24, ये हमारे सामने निकल कर। अब हम इसको सिंपली तोड़ देंगे, ये यहाँ पे कटेगा, 3 × 7 21 और 3 × 8 24, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/8। 3 से ये कट रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7/8। दोनों फ्रैक्शन बहुत ही आसान थे, दोनों क्वेश्चंस बहुत ईजी थे और सिंपल वे में हमसे ये पूछा गया था यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूंगी कि इस चीज को दोबारा से रिपीट करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे भी ये भी 2015 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पुराने जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सरल कीजिए बोल रहा है, 2 क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं। दिया है -6/25 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 4/2, हमको ये सॉल्व करना है। फिर हमें यहाँ पर दिया हुआ है -2/3 इंटू -4/5 माइनस 8/15, ठीक। हमको इसको सॉल्व करना, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे जो दिया पहले वो देखते हैं। -6/25 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 4/2, नीचे आएंगे हम इसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप से देखते हैं, -6/25
25 इंटू 5/2। मैंने वही सेम देखी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि यहाँ डिवाइड था, यहाँ पे इंटू आया, कैसे आया, डिजिट को पलट दिया, यहाँ पे 2/5 था, यहाँ पे 5/2 है, जो डिजिट है जो फ्रैक्शन है वो बदल गया, तो यहाँ पे तभी गुणे का सिंबल आ गया, और फिर 4/2। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया। एक एक स्टेप क्लेरिफाई करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनको आसानी से समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, -6/25 इंटू 5/2 प्लस 4/5। अब आपको, आप इसको चाहिए तो ऐसे करके सॉल्व करिए। सिंपली पहले आप यहाँ पे अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो 2 एक 2 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया। ठीक है, 5 एक 5 कट गया, 25 कट गया, तो क्या निकल के आया है, -3/5 प्लस 4/5। ये 4/5 जो था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, बात आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया अगर डिनोमिनेटर कुछ भी कहे लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 5 बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस 4/5, ये लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1/5 इसका आंसर है। ठीक है बात, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं फिर एक बार आपको समझा दूँ, बहुत ही ईजी है। हमको यहाँ पे दिया था -6/25 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 4/5, हमको इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे हमने क्या किया है, डिजिट को पहले पलट दिया तो 5/2 हो गया। ठीक, फिर इसको सॉल्व करें। अगर हम चाहेंगे तो, अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे जो है 6 पंचे 30 करके करिए, और ये 25 दूना 50 प्लस 4 ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब कट रहा है तो काट दीजिए। तो 2 एक 2 हमने काट दिया, 2 तिहाई 6 हमने काट दिया, 5 एक 5 काट दिया, 25 काट दिया, ये 4/5 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3/5 प्लस 4/5 है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में बोल रहा है 5 है, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा सेम, ऊपर क्या हमको माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1/5 इसका आंसर आएगा। ठीक है बात, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमको जो दिया था हम उसके बारे में जानेंगे। क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए अच्छे क्वेश्चंस को लिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में आया है तो इम्पॉर्टेंट है ही है। देखिए क्या दिया है, -2/3 इंटू -4/5 -8/15। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 4/5 -8/15। ये माइनस और ये माइनस गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, मैंने आपको बताया माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, तो प्लस का सिंबल हम यहाँ नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये माइनस हट गया। ठीक, अब देखिए अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो पहले आप गुणा सॉल्व कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया और 3 5 15 हो गया, ये फिर 8/15 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये नीचे आ गया यहाँ पे तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, नोमिनेटर भी सेम हो गया, ये पेयर सेम हो गया। तो आप देखिए बराबर 8 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक था, बहुत ही सिंपली वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है भिन्न 11/7 है। हमसे पूछ रहा है कि भिन्न 11/7 क्या है। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी प्रश्न में मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, जो 1 नंबर का, बहुत आसानी से लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे भिन्न के प्रकार है ना, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, वैसे है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि भिन्न 11/7 है, तो भिन्न 11/7 क्या है, तो एक विषम भिन्न है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। कैसे, आपको भिन्न के प्रकार पता होंगे तभी आप बता सकते हैं, वरना तो इस तरह बहुत सारे भिन्न आप कैसे बताएंगे। अब हम जानते हैं कि विषम भिन्न है तो क्या है। देखिए, जिन भिन्नों में अंश यानी कि नॉमिनेटर हर यानी कि डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं उन्हें हम विषम भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 11/7 कैसे भिन्न है, हमसे पूछ रहा है। तो 11/7 जो है एक विषम भिन्न है। क्या कह रहा है कि जिसके अंश जो हैं वो हर से बड़े होते हैं, जिसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बड़ा होता है और नीचे का हिस्सा जो छोटा होता है उसको हम विषम भिन्न कहते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी। जैसे 11/7 है, ठीक है, ऐसे 15/2 ये भी है, ऐसे 13/11 ये भी है। ऊपर की डिजिट बड़ी है, नीचे का छोटा है, ये भी बड़ा है, ये भी छोटा है। तो ये क्या है, ये हमारे विषम भिन्न। याद रखना है कि इस विषम भिन्न क्या होते हैं, जिनका अंश हर से बड़ा होता है वो हमारे विषम भिन्न होते हैं। ठीक है, इस तरह हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न 8/9 क्या है, ये भी एक नंबर बहुविकल्पी में पूछ लेगा। तो भिन्न 8/9 हमारा समभिन्न है, यानी कि हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्या है, उसी का उल्टा होता है। तो जिस फ्रैक्शन में अंश जो है हर से छोटा होता है वो हमारा समभिन्न कहलाता है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये हमारा 8/9 है, जैसे समझिए 5/2 है।
ठीक है, तो ये भी हमारा है। एक सिंपल उदाहरण आपको समझा दूँ, 5/3 लिखा है तो ये हमारा विषम भिन्न है। अगर यहाँ पे यही 3/5 लिखा है तो ये हमारा सम भिन्न है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल था, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि इस तरह भी क्वेश्चंस आने की चांसेस है। फिर यहाँ पे दिया है भिन्न 1 सही 3/5, 1 सही 3/5, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको कभी कभी जो समीकरण मिलता है या सिंप्लीफिकेशन मिलता है तो इस तरह के भी क्वेश्चंस में रहते हैं, फिर हम इसको फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे दिया है कि 1 सही 3/5 क्या है, एक नंबर में पूछा जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 1 सही 3/5, 1 सही 3 मतलब ये यहाँ पे गुणा होगा और इससे जाके प्लस होगा। आप 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, फिर आप 5 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बराबर 8 आएगा। सिंपल है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल कर आया है, 8/5। ये बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिसको नहीं आता है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। निम्न भिन्न को छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, यानी कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमको छोटे से बड़े की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ भिन्न दिए हुए हैं, 1/5, 3/5, 2/5, 4/5। हमको इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता दूँ तो मैंने 2 तरीके से बताया है। ये तो मैंने सॉल्व कर आपको दिखा दिया। आप देखिए 1/5 है, आप 1 में 5 से डिवाइड करेंगे जब 0.2 आएगा। फिर आप 3/5 में जब 3 में 5 से भाग देंगे 0.6 आएगा। 2 में जब भाग करेंगे तो 0.4 आएगा। 4 में जब आप करेंगे, 4 में आप 5 से भाग करेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि जैसे यहाँ इसके डिनोमिनेटर क्या है, सब सेम है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे एक तरीका आपको बताया है कि आप भाग कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, हमको छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटा यहाँ पे 1/5, 0.2 सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या है 0.4, तो यानी कि 2/5। उसके बाद फिर 0.6, तो यहाँ पे 3/5, फिर 0.8, फिर 4/5। ये तो एक तरीका है। ठीक है, अभी आप इस तरीकों को भी भूल जाइए। देखिए बहुत आसान से मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कैसे कर सकते हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है तो देखिए इसके डिनोमिनेटर का नीचे का हिस्सा सब कुछ सेम है, तो जब इसका नीचे का हिस्सा सेम है तो उसमें कोई घबराने की कोई बात ही नहीं। आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं। देखिए सबसे छोटा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो 1 जो है सबसे छोटा है तो पहले 1/5 इसका अंश, फिर 1 से बड़ा क्या है 2 है, फिर 2/5, 2 से बड़ा फिर क्या है 3 है, तो 3/5, 3 से बड़ा क्या है 4, 4/5। ये एक सिंपल तरीका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे ये तरीका भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तरीका वहाँ लगेगा जहाँ पे ये सेम नहीं रहेगा। जैसे ये 1/5 दिया था तो लगा लिए, दूसरी चीज़ आपको 3/6 दी हुई होती तब आप ना कर पाते। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि जब आपका नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर सेम रहे तब तो आप बता दीजिए ऊपर के हिसाब से, लेकिन अगर अलग अलग रहता है तो पहले आप भाग करिए, फिर दशमलव के डिजिट जो छोटा बड़ा रहेगा उस तरह आप करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये देख सकते हैं आप 2014 और 16 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आज पुराने क्वेश्चंस को ही लिया है जो कई बार पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे अब देखते हैं क्या हमें कह रहा है। 3/8, 4 और 15/4 को जोड़िए। हमको यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक नॉर्मल है क्वेश्चन है, तो देखिए क्या देगा। 3/8, 4 और 15/4 को जोड़िए। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हम 3/8 दिया था फ्रैक्शन में, प्लस जोड़ना है 4 वहाँ पे दिया था तो हम 4 की जगह पे 4/1 लिख सकते हैं। फिर 15/4, 4 को हम 4/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सिंपली आप यहाँ पे 3/8 प्लस 4/1 प्लस 15/4। अब 8, 1, 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 8, 1, 4 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको ये पता होगा, हम इसके आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये निकालना भी आपको आता होगा क्योंकि 10th तक तो सभी बच्चे मैथ पढ़े ही हुए हो, किसी भी बैकग्राउंड के हों। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। अब हम इसमें से एलसीएम में से 8 में से 1 को 8 करना 8 हो गया, फिर 1 में इंटू कर दे 3 उतार देते हैं। ये यहाँ पे देखिए
8 हो जाएगा और 8 यहाँ पे चाहे 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 में से 8 में भाग देंगे 2 आएगा, ठीक है। 2 और 15 दूना 30, तो ये 3 + 32 + 30, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो 65/8 आएगा। क्या आएगा? 65/8 आएगा। आपको एलसीएम निकालना आएगा तभी आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और है, बहुत टफ पड़ जाता है, इसीलिए सिंपल वे में यही है कि आप एलसीएम निकालिए, फिर गुणा करके ऊपर वाले डिजिट में जोड़ दीजिए, तो ये आपका तरीका निकल जाएगा। तो आपका आंसर 65/8 आया। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का 9th क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5/6 में से 3/6 को घटाइए। 5/6 में से हमको 3/6 को घटाना है, तो हम पहले लिख देंगे भिन्न के रूप में। तो 5/6 - 3/6 सिंपल है। डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। आप जानते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हमको जो भी दिया रहता है हम उसको माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 5 - 3 है। अब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2/6। बहुत सिंपल है, हम इसको साधारण वे में काटेंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 3 6, ये 1/3 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह हम मल्टीपल क्वेश्चंस को करते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत सारी चांसेस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। 10th क्वेश्चन क्या है, 1/3 और 1/5 को जोड़ना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। आप 1/3 + 1/5 है, सिंपल है, आप इसको ऐड कर नीचे का आप जी देखिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। अगर सेम होता तो बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो बराबर नहीं है, तो सिंपल है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। फिर ऊपर यहाँ पे आप जैसे 15 आ गया है, ये हमने 15 आया। अब 3 में आप 15 से जब भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 आएगा, 5 आया। आप यहाँ पे 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए प्लस है, फिर आप 5 में जब 15 से भाग करेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 आया। 1 उसमें है तो आप गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 8/15। सिंपल सा, बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो, निकालने का यही। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो साधारण ऐड कर दीजिए, अगर नहीं सेम है तो आप उसका एलसीएम निकाल के प्रोसेस करके तो आप करिए। ये तो आसान था, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बेसिक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, उसके बाद हम डिटेल में बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2017 में आया हुआ है, बहुत आसान है। क्या है क्वेश्चन, ये समझते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्या बोल रहा है, कोई एक कार है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बहुत बेसिक का सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पहले देखिए 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर जाती है। आप जो मैथ का क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा तो आप इस तरह जब सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा और पूरा नंबर मिलता है। नहीं तो आप ऐसा बस शॉर्ट नंबर लिखते जाइए सॉल्व कर, तो वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। आपको आता है क्वेश्चन, पता है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जो है वो 16 किलोमीटर जाती है, तो हमको क्या दिया था, हमें यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 6 सही 3/8। ये देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है 6 सही 3/8। मैंने आपको पहले बताया, इनको आप गुणा करते हैं, इनको आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 8 × 48 हो गया, 48 में आप जब 3 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। तो 51/8 जब आप फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये 51/8 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, हमसे ये पूछा है। बस सिंपल है, जब हमको एक पता है 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है, तो इतना कैसे करेगी, तो आप यहाँ पे करिए 16 में आप गुणा कर दीजिए 51/8 का। जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका 102 किलोमीटर आएगा। आप कैसे आया ये देखिए, आप यहाँ पे इसको पहले तो बहुत सिंपल में सॉल्व कर दिए, तो 8 × 1 = 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16 कट जाएगा, तो आपकी फिर आप 51 में 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका 102 किलोमीटर आ जाएगा। तो यानी कि वो 102 किलोमीटर तक की और दूरी तय करेगी। ठीक है, 1/2 × 3/5, हमको एक 1/2 फ्रैक्शन दी हुई, दूसरा हमको 3/5 दी हुई, हमको उसको गुणा करना है। गुणा करने का रूल भिन्न का आप जानते हैं कि सामने सामने की जो संख्याएं रहती हैं उनको नॉर्मली हमको गुणा कर देना रहता है, तो उसमें कुछ बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आप इनको गुणा कर दे, 3 में आप 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 × 5 = 10 होता है, 3/10 आपका यहाँ पे आंसर है। पहला क्लियर है। दूसरा देखते हैं, 7/9 × 4/5 × 3/2। आपको यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है। नॉर्मली आप जानते हैं, आप अगर इनको चाहेंगे तो यहाँ पे आप
पहले आप इन सबको सारे को गुणा करिए, इस 9 में 5 का 5 में फिर जो आए उसमें 2 का, इतना सब कुछ करना। ये भी एक तरीका है कि आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपली जब कट रहा है तो काट दो, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 7/9, 4/5, 3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9 कट जाएगा, ठीक। 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली आपका सारा जितना दिख रहा है कट गया। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, तो आप 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे आपका 5 बचा हुआ है, फिर आप 3 ने 5 से गुणा करेंगे तो आपका 15 आएगा। ऊपर आपका यहाँ पे 2 बचा हुआ है, देखिए 7 है, तो आप 2 में 7 से गुणा करेंगे 214 है, तो आपका क्या आंसर आएगा 14/15, 14/15। एक बार मैं आपको फिर क्लियर बता दूं कैसे कट रहा है। 2 से आप 4 को काटिए, 3 से आप 9 को काटिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, ये 214 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा, 14/15 आपका आंसर निकल आएगा। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड इसमें क्या है वो देखते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है जो दिए हुए थे। तीसरा यहाँ पे दिया है 11/5 × 25/22 × 13/15। हमें फ्रैक्शन दी हुई है, हमें इसको नॉर्मली गुणा करना है। इस गुणा का हम रूल जानते हैं, कुछ नहीं है। अब आप चाहिए तो वैसे जैसे उसमें काटा था वैसे इसमें भी काट लीजिए। तो आप यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 काट दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 2 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, ये 13 बच रहा है, सब कट गए। नॉर्मली 13/6, 13/6 आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा। कोई भी दिक्कत आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे क्वेश्चंस दिए हैं, हमको वहाँ पे फिल इन द जो ब्लैंक्स उसको फिल करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 1/8 × 18। यहाँ पे हमें दिया है 1/8 × 18, तो हमको इसको सॉल्व करके बताना है 1/8 × 18। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गैप था, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आप जानते ही इसको नॉर्मली काट दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/8 में जब करेंगे तो इसको नॉर्मली काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 जो काट, 2 9 18, आपका फ्रैक्शन निकल कर सामने आ जाएगा 9/4, 9/4। बहुत सिंपल है, आपको देखने को मिल सकता। इसी तरह दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है वो देखते हैं। 1/3 × यहाँ पे गैप दिया है, ये गैप फिल इन द ब्लैंक्स यही आपको भरना है। ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पे फिल करेंगे जिसको काटने पर जब कट के 1 आएगा। आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हम ऐसा क्या भर सकते हैं जिसको हम काटेंगे तो 1 आएगा। हमें यहाँ पे भिन्न क्या दिया हुआ है, 1/3। बहुत नॉर्मल 1/3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पे ऐसा कोई भिन्न भरिए जिसको आप काटेंगे तो 1 आएगा। तो आप ऐसी कौन सी संख्या भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 13 फिल करना होगा। तो 13 से ये कट जाएगा, तो नॉर्मली यहाँ पे आप 13 फिल कर देंगे, 13 13 कट जाएगा, ये देखिए आपका 1 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बात, ये आपका 1 आंसर हो गया। इसी में आपका तीसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है 7 सही 1/2 × यहाँ पे गैप दिया हुआ है = 1। यहाँ पे भी वैसे सेम है कि यहाँ पे हम क्या भरें जिससे 1 हमारा आंसर आ जाए। तो सबसे पहले जब भी कभी आपको ये ऐसे क्वेश्चंस दिए हो मिक्स फ्रैक्शन वाले, तो सबसे पहले आप उसको पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन बनाइए। तो 2 7 14, ऊपर 1 ऐड कर देंगे तो 15, 15/2 ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ये मैंने आपको सही करना प्रोसेस बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन बना दिया, तो जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 15/2 आएगा × अब आप यहाँ पे हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो ऐसा हम क्या भरें जिससे हमारा 1 आ जाए। तो सेम तरीका है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आप सेम डिजिट को पलट दीजिए। आप यहाँ पे देखिए 2/15 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है × 5/12, ठीक है। 5/12 है, ऐसी हम कौन सी संख्या वहाँ पे बनेंगे जिससे हमारा 1 आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है। डिजिट को पलट दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 1 आंसर निकल कर आया। ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव वाला जो मान आता है, उसमें आने की उम्मीद हो सकती है, हाँ इस तरह दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिया, तो आपके साइज में भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पर लिया है, निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। हमें यहाँ पे भिन्नों को जोड़ना है, ठीक है। मैंने आपको भिन्न को जोड़ने के दो तरीके जब नीचे के जो हमारे डिनोमिनेटर रहते हैं अगर वो सेम है तो उनको जोड़ना बहुत आसान है। जैसे 2/5 को हमको 3/5 को जोड़ना है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर ये चेंज है, अलग अलग है, तब थोड़ी सी दिक्कत। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें फ्रैक्शन को जोड़ना है। 1/3 दिया है और 7/3 दिया है, हमको इसको ऐड करना है। बहुत सिंपल है, देख लीजिए ना, डिनोमिनेटर जब सेम है तो कोई बात ही नहीं है। ऊपर की जो डिजिट है उसको ऐड कर दीजिए और नीचे वाला एज इट इज लिख दीजिए। तो 3 है, 3 लिख दिया और साथ में आप 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8/3 इसका आंसर सिंपली निकल गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है। इसी तरह तीसरा यहाँ पे दिया है 5/4, 3/4 एंड 9/4।
बहुत आसान है, जब भी सबसे पहले अगर आपको जोड़ दे रहा है, घटाना दे रहा है, तो डिनोमिनेटर जो नीचे का हर है उसको देखिए, अगर वो बराबर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे एज इट इज लिख दीजिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, 5/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4। डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, अंशों को जोड़ दीजिए। 3 में आप 5, 5 प्लस 3 प्लस 9, तो यहाँ पे 17 आएगा। आपका टोटल आंसर यहाँ पे निकल के आ गया फ्रैक्शन में, आप देखिए 17/4, ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए। हमें यहाँ पे भिन्नों को घटाना है, बहुत आसान है, जैसे हमने जोड़ा वैसे हमको यहाँ पे सेम एज इट इज घटाना है, कुछ यहाँ पे बहुत नया नहीं है। यहाँ पे देखिए 4/3 माइनस 1/3 दिया है, डिनोमिनेटर नीचे का सेम है, ऊपर हमको अंश को सिर्फ माइनस कर देना। आपका हर जब बराबर है, समान संख्या है दोनों में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे लिख दिए 4/3 माइनस 1/3, 3 को ऐसे एज इट इज उतार दीजिए हूबहू, और 4 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, और फिर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक आंसर आएगा। बहुत आसान है, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। जब भी आपको हर एकदम समान दिखे, आप ऐसे कर सके, अपना आंसर करिए और अपना नंबर लीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5/2 माइनस 7/2। इसमें भी आपका डिनोमिनेटर है वो बराबर है, आपका हर जो है बराबर है, सिर्फ ऊपर वाले डिजिट को माइनस कर दीजिए। आप -7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, और -7 बड़ा है इसलिए यहाँ पे -2/2 आएगा, कटेगा तो यहाँ पे आपका -1 आंसर आएगा। ये माइनस की जो इसमें बात है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उस समय आपकी गलतियां हो सकती है, नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, वो क्या है देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। कोई दो संख्या हमको दी है, उसका जो अंतर है वो 8/13 है। छोटी संख्या जो है वो 105/52 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। को यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, दो संख्याओं का अंतर हमको बताया गया 8/13 है, जिसमें से एक संख्या जो है वो 105/52 है, तो हमको दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की चांसेस भी है। माना कि संख्याएं ए और बी है, हमको जो ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो हम क्वेश्चन की जो हम एजम्पशन करके चलते हैं। तो माना कि दो संख्याएं, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। संख्याओं का अंतर हमको 8/13 दिया हुआ है। a माइनस बी बराबर 8/13 हम लिख देंगे, जैसे हमको क्वेश्चन में कहा गया था, हमने हूबहू उसी तरह कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छोटी संख्या b है, हाँ, एक हमको छोटी संख्या बताई गई थी, हमको एक संख्या निकालनी है। माना हमने यहाँ पे b जो छोटी संख्या है वो 105/52 दी हुई। ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में अभी तक की दी गई थी। अब हम यहाँ पे दूसरी संख्या को कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। इसलिए a माइनस, जैसे हमने ऊपर लिखा है ना, a माइनस बी बराबर 8/13 पूरा करके, उसी तरह यहाँ पे हमको b की संख्या पता है, a की नहीं पता है, तो a माइनस बी, a हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस b के स्थान पे हम 105/52 रखेंगे, और यहाँ पे जो माइनस का हमारा उत्तर है वो 8/13 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 105/52 जो है b की संख्या को यहाँ पे रखा है, उसकी वैल्यू को पुट किया हुआ है। अब हम a को निकालना रहेगा तो 105 को इधर ले जाएंगे। जब हम कोई भी डिजिट इधर से इधर ले जाते हैं, ये माइनस में है तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगी। इज इक्वल टू के आप इधर भी कोई डिजिट ले, अगर गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणे में हो जाएगी, ऐसा रूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमको a पर फाइंड करना था, हमको b पता था, एक संख्या पता था, एक संख्या फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 8/13 प्लस 105/52। हमको यहाँ पे दो भिन्न मिल गई है, हमको इन दोनों को जोड़ना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं, वरना आप लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों के जो हर है वो अलग है। अब हम इसको फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे आप उनका एलसीएम ले लेंगे। आप जब एलसीएम लेंगे तो वहाँ पे 52 एलसीएम आएगा। एलसीएम के बाद फिर प्रोसेस पूरा आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 32 प्लस 105/52 निकल कर आएगा। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 137/52 आएगा। ये आपका टोटल आंसर ए की संख्या आएगी। आपको बी की संख्या पता थी, बी की संख्या आपकी 105/52 थी, आपकी जो ए की संख्या है वो 137/52 है। ये आपका आज का ये आंसर है उस क्वेश्चन का जो यहाँ पे हमसे पूछा था कि अगर हमको एक संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो हमें बी पता था, बी हमारी जो थी वो 105/52 थी, और हमारी ए जो संख्या निकल के आई है वो 137/52 आई है, ठीक है। बात चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 536.361 का स्थानीय मान का जो चार्ट है वो चार्ट के रूप में हमको समझाना है। 536.36 को हमको इनके स्थानीय मान को चार्ट के रूप में व्यक्त करना है। ये पहला क्वेश्चन है।
अब कैसे करना है, चार्ट के रूप में। चार्ट जब बोले तो आप समझ जाइए एक पूरा कॉलम वगैरह बना के चीज़ें एलोबरेट करके बनाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 536 है, दशमलव के बाद की जो गिनती रहती है उनको अलग अलग करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 536.361 ऐसे इसको पढ़ा जाता है। यहाँ के अगर आप इसको 360 361 पढ़ते तो गलत है, नहीं, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट रहते हैं उनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, ये पढ़ने का तरीका है। अब देखते हैं चार्ट के रूप में कैसे है। तो चार्ट के रूप में देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, एक कॉलम बनाया हुआ है और सारी संख्याओं को लिखा हुआ है। हमारा दशमलव यहाँ पे लगा है लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 क्या इकाई के स्थान पर है, 3 क्या दहाई के स्थान पर, 5 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, ठीक है। और दशमलव के बाद जो संख्याएं रहती हैं लेफ्ट साइड जो रहती है वहाँ पे हम, ये पहला क्या होता है हमारा 10वां भाग होता है, यहाँ पे फिर 100वां भाग होता है, फिर 1000वां भाग होता है, ये सबसे बड़ा, फिर ये इससे छोटा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो ये 10वां भाग सबसे बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। ये बड़े से छोटे की तरफ कदम आपको जाता है। तो यहाँ पे 536.361 को चार्ट के रूप में हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। अब संख्या के रूप में आप यहाँ पर देख लीजिए, तो 5 का 500, 30 का यहाँ पे 3 का 30, 6 का 6, फिर यहाँ पे हमारा दशमलव लगा है, फिर 3 यहाँ पे जो है वो 10वां भाग है, 3/10, 6 जो है 100वां भाग है, तो 6/100, 1 जो है 1000वां भाग है, तो 1/1000। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इनका स्थानीय मान है, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या दिया है। 48 + 8 इंटू 0.75 - 5, हमको यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सरल करके इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बॉडमॉस का रूल बताया, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, T फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये बॉडमॉस का रूल आप ऐसे क्वेश्चंस में लगाया करिए तो अच्छा रहता है और अच्छा सामने आपको जल्दी आंसर भी निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 48 + 6 - 5 ये कैसे आया, तो सबसे पहले बॉडमॉस के रूल में कोई डिवीजन तो है नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 0.75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आपको फिर एडिशन है, अब आप 48 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 54 आएगा। उसके बाद क्या है, सब्सट्रैक्शन है, आप 54 में से 5 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा। तो ये आपका आंसर है। ये 2015 में पूछा गया था, देखिए कितना आसान है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया, आराम से ले लेंगे। लेकिन आपको ये बॉडमॉस का रूल बताओ, ऐसे बच्चे आप इतने बड़े हैं कि सब जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों से गलती होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि डेसिमल का क्वेश्चन था तो ये आया हुआ है, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस है, पेपर रिपीट होते हैं। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ पे हमको 4 प्लेस वैल्यू, यहाँ पर हमको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा 6 का जो स्थानीय मान है वो सबसे ज़्यादा किस में, किस ऑप्शन में 6 का जो स्थानीय मान है सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपको डेसिमल का जो स्थानीय मान है कौन से बड़ा है वो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 271.169। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 295.106। फिर यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है 144.611। चौथा दिया हुआ है 285.068। यहाँ पे 6 का जो स्थानीय मान है वो 6/100 है। यहाँ पे जो है वो 6/1000 है। यहाँ पे जो है वो 6/10 है। यहाँ पे जो है वो 6/100 है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। यहाँ पे सबसे बड़ा 10वां भाग है। पॉइंट के जस्ट बगल वाली जो डिजिट होती है वो सबसे बड़ा स्थानीय मान है, फिर ये है, फिर ये है, तो उसके जस्ट बगल ये है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। 10वां भाग जो है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आज का फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, 0.6 गुणा 0.4। ये हमको डेसिमल का गुणा, जैसे नॉर्मली हम गुणा करते हैं वैसे ये डेसिमल का गुणा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पे किया हुआ, आप देखिए यहाँ पे आप 4 × 24 होता है, 24 उतार देंगे, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपको अब यहाँ पे दिक्कत होती है कि हम दशमलव पॉइंट कहाँ लगाएं, तो बहुत जिसको नहीं पता है वो यहीं पे लगा देते हैं, ये गलत है। नहीं,
आपको जब भी गुणा दिया रहे वो भी दशमलव का गुणा करना है तो आप गुणा करिए जैसे आप नॉर्मली गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं में जहाँ पे आपका डेसिमल लगा है, जितनी संख्या पे आपका डेसिमल लगा रहता है, जैसे यहाँ पे 2 संख्या पर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 की संख्या के बाद लगा फिर 1, तो 1 1 मिलाकर क्या हो गया 2, तो आप यहाँ पे 2 संख्या के यहाँ पर बाद में आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल लगा हुआ है 2 संख्या के बाद में। तो ऐसे आप जब गुणा करेंगे तो आपको 2 सबको जोड़ के लगाना, अगर यहाँ पे और डिजिट होती तो उसको भी जोड़ के आप लगाते। इस तरह से गुणा दशमलव का गुणा किया जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन आज का है, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलो। हमको यहाँ पे दशमलव संख्या दी है जिसको हमको भिन्न में बदलना है। आपको यहाँ पे ऐसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.85 को हमको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है। अब आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत बार आता है, बहुत कंफ्यूज, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको दे ऐसे क्वेश्चन और बोले कि आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप सिंपल है, ऊपर भी 100 से गुणा करिए और नीचे भी 100 से गुणा करिए। आप जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 85.00 ऐसे हो जाएगा। ये जो 2 यहाँ पे 2 0 है, ये दशमलव यहाँ से उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया तो दशमलव के बाद की फिर डिजिट लिखनी कोई ज़रूरी नहीं होती, फिर हमको इतना ही लिखना पड़ता है। तो फिर अब आप समझ गए कि ये यहाँ पे कैसे गायब हो गया, फिर ये 85/100 हो जाएगा। ठीक, अब 85 को आप 5 से काट दिए, 17 5 85 और 20 5 100, तो 17/20 ये आपका फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में मिल गया। इसको हम भिन्न के रूप में 17/20 लिखते हैं। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2.004, इसको हमको भिन्न में बदलना है। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 डिजिट पे था इसलिए आपने 100 से की, यहाँ पे आपको 1000 से गुणा करना होगा। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी जब आप करेंगे तो ये दशमलव हट के 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। अब डिजिट इसको 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए 2004/1000। आप इसको चाहिए तो ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको 2 सही 1/250 के रूप में भी लिख सकते हैं तोड़ के। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 6th क्वेश्चन है आज का, दशमलव संख्या का भाग करना। हमको डेसिमल नंबर, डेसिमल संख्या जो दी रहती है उसका भाग करना है। कैसे हम भाग करते हैं ये देखते हैं। आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन आपको एक बार फोकस्ड होकर चीज़ों को देख लीजिए और 4-5 बार लगा लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है। 0.36 को हमको भाग देना है 7 से। 0.36 को हम 7 से भाग देना, कैसे देंगे ये देखते हैं। अब डेसिमल नंबर है और ऐसे साधारण नंबर ऐसे भाग नहीं होता है, ये गलत है। अब देखिए कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए 2 संख्या के बाद लगा हुआ है। अब जैसे आप ये सोचेंगे कैसे हम 100 से ऊपर भाग दें, 100 से नीचे, 100 से ही क्यों दें। तो यहाँ पे 0.63 जो लगा है ये 2 डिजिट पे लगा हुआ है। 2 डिजिट का मतलब क्या है, 100 है। अगर 3 पे लगा होता तो इसका मतलब 1000 होता है। ठीक है बात, अब देखिए कैसे करते हैं। आपको अगर ऐसे दिया हुआ है तो सबसे पहले आप 100 से ऊपर भाग गुणा करिए, 100 से नीचे गुणा करिए। अब आप जब 100 से ऊपर गुणा करेंगे 100 से नीचे, तो ये यहाँ पे आएगा 6300/700। 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये 63/7 हो जाएगा। और 7 9 63 होता है, कट जाएगा, आपका 9 आंसर यहाँ पर निकल आ जाएगा, आपका भाग हो गया। अब कैसे हुआ एक बार और समझ लेते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि आपको भाग करना है, सबसे पहले अगर देखिए कितने डिजिट पे आपका दशमलव लगा हुआ है। अगर 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अगर 3 पे लगा है तो 1000 से करिए, 100 और 1000 से ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, और अगर 1 पे लगा है तो 10 से करिए। अब आप देखिए 100 से ऊपर करिए, 100 से नीचे करिए, गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। दशमलव जब खत्म हो जाएगा तो ये यहाँ पे 6300/700 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 63/7 आएगा। 7 9 63 होता है, आपका 9 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्या है, 0.195 में हमको 13 से भाग देना है। सिंपल है, 3 डिजिट पर लगा हुआ है, वहाँ पे भी 2, पहले वाले में 2 डिजिट पे था, यहाँ पे 3 पे है। अब मैंने आपको बताया 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर देंगे तो ये आपका ये निकल कर आंसर आएगा। और उसके बाद 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 195/13 आएगा। इसको आप काटेंगे 13 से तो यहाँ पे आपका 15 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, वो क्या है देखते हैं।
दशमलव संख्या का गुणा करिए। अब हम डेसिमल नंबर्स का गुणा कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3.71 गुणा 1.21। हमको इसको गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे वो देखते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 3.71 1.21। 1 से गुणा करेंगे तो 1 एक नाम 1, फिर 7 बार, फिर 3 बार उतर जाएगा। 2 एक नाम 2, 2 7 14 की 4, कैरी 1 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 1 7, ठीक है। फिर एक बार फिर जाएगा तो 1 7 3, 1 उतर जाएगा, 7 2 9 उतर जाएगा, और ये 3 4 मिला के 8 है। यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ये 7 7 14 4 कैरी 1 हो जाएगा, 3 1 4। तो यहाँ पे आपका 4 4 8 9 1 आया। अभी आप जब गुणा कर रहे हैं तो सिर्फ पहले आप सिंपली गुणा कर दिए जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं, ठीक है। आप सिंपली गुणा कर दिए जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 4 8 9 आया, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि कहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया जितनी डिजिट पे दोनों में लगा उन दोनों को जोड़ ली। 2 डिजिट पे यहाँ पे लगाए, 2 यहाँ पे, 2 2 मिला के 4 हो गया। तो आप 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद आप दशमलव को लगा दीजिए। 4 डिजिट के बाद आप दशमलव को यहाँ पे लगा दीजिए। तो आपका ये आंसर निकल कर आएगा 4.4891, 4.4891। आज हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया, दशमलव का गुणा सीखा, ठीक है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है दशमलव संख्या का घटाना। हम दशमलव संख्याओं को कैसे घटाना करते हैं, उसमें कैसे घटाते हैं ये देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है 7.05 माइनस 3.78। हमको इसको क्या करना है, माइनस करना यानी कि घटाना है। तो 7.05 में हम 3.78 से जब माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा, 5 है नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे ये 7 आएगा। आपको घटाना आता है, आप उसको घटा लीजिए नॉर्मली। उसके बाद अब गुणा में तो जोड़ के लगाना था, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको दशमलव का गुणा करना हो तो आप जोड़ के लगाते हैं, लेकिन प्लस के केस में और माइनस के केस में सीध में लगाते हैं। प्लस और माइनस के केस में हमेशा दशमलव सीध में लगता है, जिस सीध में वो रहता है। तो देखिए 2 डिजिट के बाद था, इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2 के बाद रहेगा। आप यहाँ पे लगा देंगे बीच में तो गलत हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे गलत हो जाएगा। सीध में लगता है ये चीज़, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। 5.5 माइनस 2.78, ठीक है। अब 5.5 में 2.78 को माइनस करना, ऊपर लिखेंगे 5.5। अब आप ये सोचेंगे ये बड़ा है छोटा, ये मत, गलत है। जो माइनस करने को जैसे बोला उसी तरह लिखेंगे, आगे वाले ऊपर रखते हैं। 5.5 है माइनस 2.78 है। अगर ऐसा है तो आप सोचें यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो मान लिया जाता है। तो आप 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। आपका ये आंसर निकल कर आएगा 2.72, 2.72। इसमें भी देखिए सीध में ही जहाँ पे लगा था वहीं पे लगा दिया गया, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 9th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है उसकी हमको फिलिंग करनी है। पहला क्वेश्चन दिया है 75 भागे 10। हमको 75 में 10 से भाग देना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत सिंपल है। आप 75 में 10 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा। ये बहुत आसान है, आप करके देख लीजिए। आप 75 में जब 10 से भाग देंगे तो आपको ये 0.75 आएगा। तो यहाँ पे 75 आप फिल कर देंगे। इसमें कुछ बताने लायक बात नहीं थी, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन ऐसे आने की चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है फिलिंदा गैप दिया हुआ है। 1275 में आपको 100 से भाग देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप 1275 में 100 से भाग देंगे तो 12.75 आएगा। यहाँ पे आप फिलिंदा ब्लैंक्स में 12.75 फिल कर देंगे, ठीक है। बात आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। हमको भाग विधि से 1 पॉइंट, दूसरा क्या, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो 2 चीज़ें मेन है, एक तो भाग विधि से हम लघुत्तम समापवर्त 2 विधि से निकालते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। याद रखिएगा, हर इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी कि एलसीएम करना है, वो भी भाग विधि से करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। वैसा आप सब तो जानते ही होंगे कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर मैं बता दूँ। यहाँ पे हमें 14, 28, 35 और 56 का एलसीएम निकालना है, जिसको हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने को कहा जा रहा है हमारे प्रश्न में। ये 2015 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आप 14, 28, 35, 56 को ऐसे लिख दीजिए। फिर आप इसमें 2 से भाग करिए या 2 बार ले जाइए, तो 2 7 14, 14 2 28, 35 ऐसे उतर जाएगा और ये 28 बार जाएगा। 56
कट जाएगा। फिर 2 बार जाएगा तो 7 उतर जाएगा, 14 दूना 28, यहाँ पे देखिए 7 आ जाएगा, 214, 35 उतर जाएगा और 14 दूना 28, ये भी कट जाएगा। फिर 2 बार जाएगा तो ये 7 ऐसे उतरेगा, इसका भी 7 उतर जाएगा, ये 35 है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये 35 से उतर जाएगा और ये 214 यहाँ पे कट जाएगा। अब हम 5 बार ले जाएंगे तो 7 उतर जाएगा, ये भी 7, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 7 आएगा, कट जाएगा 35, 7 उतर जाएगा। अब 7 बार ले जाएंगे तो एक इकन्नम कट गया। तो ये कंप्लीट एक तरीका है एलसीएम निकालने का कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने वो आपको समझा दिया। अब देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 इन सबको जो गुणा करेंगे तो 280 आएगा। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या है, लघुत्तम समापवर्तक इसका है 280। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड भाज्य और अभाज्य 2 होते हैं। अभाज्य नॉन प्राइम, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, नॉन प्राइम फैक्टर हमको यहाँ पे बताने हैं। तो 9 ऐसा कौन सा फैक्टर इसका होगा जो नॉन प्राइम होगा, जिससे ये 9 कट जाएगा। तो 3 त्रिक्का 9, 3 क्या है, एक नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 के गुणनखंड बताने रहे, 3 गुणे 3, ये 2 गुणनखंड यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 2 संख्याएं हैं, 9 कट रहा है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, बात करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आज का यहाँ पर है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड नॉन प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो वह संख्या बतानी है। हमको एक संख्या बतानी है जिसके ये 2, 2, 3 क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है पहली बात तो, और किस संख्या के हैं हमको वह संख्या बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। हमें वहाँ पे जो गुणनखंड दिया हुआ था हम उसको लेंगे और उन सबको हम गुणा कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा 12। तो वह संख्या क्या है, 12 है। इसका राइट आंसर क्या है, 12 है, जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का फोर्थ प्रश्न आपके सामने है, 2017 में आया हुआ है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, 2 नंबर में, और आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ सकता है। अब देखते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित होती हैं, वह संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 3, 11, 17, 19 या तो एक से कटेंगे, खुद से कटेंगे, अदरवाइज किसी और नंबर से नहीं कटेंगी। ठीक है, बात आगे देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं और से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए 4, 6, 8, 12, 16, 18 ऐसे बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं जो भाज्य हैं और अभाज्य हैं। ठीक है, बात यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आपको 2 नंबर में पूछे तो आप उसको लिखिए और उसका एग्जाम्पल सहित आप उसको प्रेजेंट करिए, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 5th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि 2 सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम होगा। 2 सम संख्या, सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड, 2 सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम होगा। आपको इसका राइट आंसर है सम होगा, यानी कि इवन होगा। अगर आप 2 सम संख्याओं का मासा निकालेंगे यानी कि HCF निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा या जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो सम आएगा। अब अगर आपको ऐसे प्रश्न है, आप सोचेंगे कैसे करें, तो आपको जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आप उसको करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए बोल रहा है 2 सम संख्याएं, तो एग्जाम्पल में देखिए 2 सम संख्याएं, 2 और 6 क्या है, 2 सम संख्याएं। आप 2, 4 भी ले सकते हैं, 4, 8 भी ले सकते हैं, ऐसे 2 सम संख्याएं कोई भी ले लीजिए, इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है उसका मासा निकालें। तो आप 2 और 6 का जब मासा निकालेंगे तो आप 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, ये पूरा कंप्लीटली कट जाएगा। तो इधर जो पेयर में बचता है वो हमारा HCF होता है, वही हमारा मासा होता है, ये हमारा भागफल होता है। ये मत ले लीजिएगा कि जो निकला वो गलत है। यहाँ पे इस साइड जो हमारा बचता है वो हमारा HCF होता है। तो हमारा इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, 2। तो 2 क्या है, वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप देख लेते राइट आंसर इवन है। जो आपको क्वेश्चन में कहे आप करके देखिए, तभी आपको ऐसे आप याद करेंगे तो गलत हो जाएगा, कन्फ्यूजन बहुत होगी। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज का 6th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, 24 और 32 का मासा भाग विधि से। हमें यहाँ पे 24 और 32 का HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इसका HCF निकालना है, वो भी भाग विधि से। भाग विधि से हमको HCF निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 24 और 32 है, आप 24 से 32 में भाग दिए, एक बार जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा और 8 में
24 में आप 8 से भाग देंगे तो 8 से 24, ये पूरा कट जाएगा। ये हमारा भागफल है, हमारा ये HCF निकल के आया, तो इसका मासा क्या होगा? 8 होगा। राइट आंसर क्या होगा? 8 होगा। एक बात और क्लियर कर दो, जैसे 24 और 32 है तो 24 छोटा है, फिर 32 है। इस तरह अगर आपको 22 दे दे, 42 दे दे, 21 दे दे, आपको 26 दे दे, तो आप 22 में 42 से करेंगे, 42 में 21 से करेंगे, फिर ये गलत है। आपको अगर आपको करना है तो आप पहले अरेंज करेंगे, 21 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, फिर 26 लिखेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ऐसे दिया है तो अरेंज में है, मतलब आप अरेंज, आपको पूरा ऐसे ढेर सारे दिए हों, आपको HCF निकालना हो तो पहले आप उसको अरेंज करेंगे छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में, फिर आप ये भाग विधि का पूरा प्रोसेस करके उसका HCF निकालेंगे। अदरवाइज जैसे दिया है वैसे निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपके सामने ये है, 2015 में आया है, इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पुराने उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज करेगा, अदरवाइज वही रहेगा। 9 और 15 के समापवर्तक हमको बताने हैं। 9 और 15 के हमको समापवर्तक बताने हैं। मतलब ये है कि उसको हम उसके जितने भी फैक्टर है वो हमें बताने हैं कि किससे किससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। फिर जैसे 9 बोला है तो 9 का हम तब तक फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक 9 स्वयं नहीं आ जाता है। तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 15 का 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15। तो यहाँ पे 15, यहाँ 15, यहाँ 9, यहाँ 9, कम्प्लीटली जब तक आ रहा है तब तक आप करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 तो सबका कॉमन रहेगा, मैंने पहले ही बताया है। फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 है, 3 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। समापवर्तक जब पूछे तो आप कॉमन ढूंढिएगा कि उनमें क्या कॉमन है। तो इसका समापवर्तक क्या है? 1 और 3। राइट आंसर क्या है? 1 और 3, 9 और 15 का समापवर्तक। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी वैसे ये दे देगा और ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको टिक करना होगा, ये विधि पता होगी तभी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 8th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। 56, 70 और 84 का हमको LCM निकालना है। 56, 70 और 84 का हमको लासा निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए 2 बार पहले ले जाएंगे। हम स्टार्टिंग 2 से करते देखते हैं कि उसमें कोई ऐसी संख्याएं हैं कि 2 से, अगर एक भी संख्या 2 से कटेगी तो पहले हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, तो वहाँ से आप वो तैयार रहेगी तभी आप इस चीज़ को पान रहे हैं ये नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब देखिए 56, 70, 84 है। 56 2 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 28 बार कट जाएगा। और 70 जो है 35 बार, 84 जो है 42 बार कट गया। फिर 2 से ले जाएंगे, 14 बार में कटेगा, 35 उतर जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 7 बार कट जाएगा, 35 उतर जाएगा और 21 भी उतर जाएगा। फिर 3 बार ले जाएंगे, 7 ऐसे ही लिख देंगे, 35 लिख देंगे, ये 7 बार में कट जाएगा यहाँ पे। फिर 5 से ले जाएंगे, 7 ऐसे लिख देंगे, फिर 5 से 35, 35 कट जाएगा, 7 लिख देंगे, 7 बार ले जाएंगे, 1 1 1। ठीक है, अब इन सबको आप गुणा कर दीजिए सारे फैक्टर्स को। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 गुणे 7। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आ गया राइट आंसर। इसका 840 है। क्या है? 840 का LCM कितना आया? 840 आए। भाग विधि है ये। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आज का 9th क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर है 8 और 10 का अपवर्तक गुणज या फैक्टर ज्ञात करो। हमको 8 और 10 का अपवर्त बताना है, फैक्टर बताना है, गुणज बताना है। 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट है, फोकस करके चीज़ों को समझिए। आपको इसमें अपवर्त पूछा है, उसका फैक्टर पूछा है, तो 8 की टेबल शुरू करिए। 8 का 8, 16, 8 24, 8 बताया 4, 48 एंड सो ऑन। 10 की शुरू करिए, तो 10 2 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? ये 8 और 10 के गुणज है। क्या है? अपवर्त हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 10th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि 10 और 12 और 20 का समापवर्तक ज्ञात करो। 12 और 20 का समापवर्तक ज्ञात करो। दैट मीन समापवर्तक जब भी कभी आपको कॉमन देखिएगा कि उनमें दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको बोल रहा है समापवर्तक ज्ञात करो, तो आप यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 1 2 से कट गया, 3 से कट गया, 4 से कट गया, 6 से कट गया, 12 से कट गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। फिर 20 से आप लेके जाएंगे, तो 1 है, 2 है, 4 से कटा, 5 से कटा, 10 से कटा, 20 से कटा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20। ठीक है, आपने यहाँ पे फैक्टर्स खुद निकाल लिया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे 1 तो सभी में कॉमन रहेगा, मैंने पहले ही बताया है। फिर यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों में है। फिर यहाँ पे 4 कॉमन है। फिर आपको क्या कोई और संख्या कॉमन दिख रही? नहीं दिख रही। समापवर्तक का मतलब वो कॉमन है। समापवर्तक मतलब उभनिष्ठ पेयर जो है, उभनिष्ठ फैक्टर्स जो है। तो देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है। तो 12 और 20 के कितने समापवर्तक हैं? तो 3 है। ये 3 संख्या नहीं सोचिएगा, गलत है वो। यहाँ पे 1 2 3, ये जो 1 2 3 ये 3 संख्याएं जो दी हुई हैं, ये इसका राइट आंसर है। तो आपको ये प्रश्न जो है कभी कभी ऐसे दे देगा, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे।
कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा ना तो आपको ये भी पूछ सकता है, तो आपको निकालना आना चाहिए, वरना आप गलत करके चले जाएंगे। या कभी कभी आपको ये कॉमन फैक्टर का एक सेट दे देगा, कभी आपको 2 3 1 दे देगा, कभी 4 3 1 देगा, तो आपको राइट आंसर निकाल के टिक करना होगा। तो इस तरह के एक क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके होते हैं, इसीलिए आप मल्टीपल तरीके से प्रैक्टिस करिए और फोकस करके चलिए कि ये पूछेगा तो ये आंसर, ये पूछेगा तो ये आंसर। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 12th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। 12 16 30 का हमको लासा निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। 12 16 30 का लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। कैसे निकालेंगे? 12 से देखेंगे, फिर 16, फिर 30। 12 को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कट जाएगा 12। 16 से करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कट जाएगा पूरा 16। फिर 30 का देखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब देखिए इसका हमको निकालना है, सिंपल है। आप क्या करिए, ये तीनों कॉमन है, 2 2 2 तीनों में है, तो इसका मतलब 2 लेंगे। ये नहीं कि आप 2 को 3 बार लेंगे, गलत हो जाएगा। कॉमन पेयर में से 1 लिया है तो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर इन दोनों में ये 2 कॉमन है, फिर आपने यहाँ पे 1 2 और लिख दिया। अब आपके पास शेष कितने 2 बचे हैं? ये दोनों 2 बचे हुए हैं, एक यहाँ लिख दिए, एक यहाँ लिख दिए, ठीक। फिर 3 इन दोनों में कॉमन है, तो आप इसमें से एक ही 3 लिखेंगे, सारे दोनों 3 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया। फिर ये 5 है तो 5 उतार देंगे। एलसीएम में सारे फैक्टर्स को लिया जाता है, लेकिन कॉमन का जो रूल है वो भी लगाया जाता है। अगर आप इसको जो है देखिए, अब आप क्या करेंगे, अगर सारा इसका भी पूरा लिखेंगे, इसका भी पूरा लिखेंगे, तो फैक्टर थोड़ी निकलेगा, फिर यही गिनती आ जाएगी। इनका गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये कोई नहीं तरीका है। आपको लासा का गुणनखंड पूछ रहा है, ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे हम ले। तो जो चीज़ पहले कॉमन है आप उसको देख लो। अगर यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 2 की संख्या 3 बार है, तो आप 2 एक बार लेंगे, फिर 2 कॉमन यहाँ पे है, फिर एक बार लेंगे, फिर ये वाला 2 उतारेंगे, फिर ये वाला 2, इनमें 3 कॉमन है, 3 लेंगे, फिर 5 बचा, 5 लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए 240 आ रहा है। इसका जो एलसीएम आ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक या गुणनखंड विधि कह सकते हैं, तो वो 240 आ रहा है। राइट आंसर 240। अब आप कभी कभी मान लीजिए जैसे आपको दिया है और गलती हो रही है, आपके पास वक्त है, तो आप दोनों विधि से, ये दिक्कत थोड़ा सा करता है कभी कभी बच्चों को लेने के लिए। तो आप अगर ऐसा फंस रहे हैं तो एक बार आप निकाल लीजिए, उसके बाद जो है आप इसका भाग विधि से लगा लीजिए। भाग विधि बहुत आसान होती है जांच करने के लिए। फिर आप 12 16 30 में ले जाए, 2 छंग 12, 2 8 16, 15 दूनी 30। फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 15 उतर जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 3 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 15 उतर जाएगा। फिर 2 से आप लिख जाएंगे तो एक बार यहाँ कट जाएगा 15, 3 उतर जाएगा। 3 से लेके जाएंगे तो ये 3 का नाम 3, 15 यहाँ पे है 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देखिए, अभी आपको वहाँ पे लेना था कि कौन सा कॉमन है। अब आप इसको पूरा ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है? 4 बार है, 3 और 5 है, यही हमने ऊपर भी किया था। 240 राइट आंसर है। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो। इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन को समझा दिया। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 13 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने लिया है। 12 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 12 और 24 का हमको मासा ज्ञात करना है। बहुत आसान है। आप 24 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, यहाँ पे आपका आंसर कट जाएगा। इसका एचसीएफ राइट आंसर क्या होगा? 12। राइट आंसर आपका क्या है? 12। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 14th प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा, 2015 में आया है, इंपॉर्टेंट है। 60, 72 और 80 का हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, 60, 72 और 80 का हमको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकाल लेंगे ये देखते हैं। आप सबसे पहले 72 में 60 से भाग देंगे, एक बार जाएंगे 12 आएगा, ये 60 नीचे आएगा। अब आप 60 में 12 से भाग देंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। ये भागफल है, ये हमारा एचसीएफ है। 12 एचसीएफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे 80 से ले आएंगे। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 80 हो सकता है, भूल हो गई, यहाँ पे 180 होगा। आप 12 में 180 से करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 6 उतरेगा, 0 आप उतार लेंगे, 60 हो जाएगा। 5 बार जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या आया? 12 आया। राइट आंसर क्या है? 12 है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 15वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक है। किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या हो सकता है? तो वो स्वयं होगा, क्योंकि जब आप जैसे 50 का या 25 का अपवर्तक निकालते हैं तो जब तक 25 आ नहीं जाएगा तब तक आप निकालते जाएंगे। तो सबसे बड़ा अपवर्तक क्या हुआ? स्वयं हुआ, वह संख्या स्वयं हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टिक वाले प्रश्न है उसमें पूछ लेगा, आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, उस समय नहीं दिमाग में आएगा। तो ये देख लिए, याद कर लीजिए, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? तो वह संख्या स्वयं है, खुद है।
आगे बढ़ते हैं। आज का 16वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। ये अब तक के सारे सवालों में से हट के है, 2016 में आया है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है। दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है। मासा भी दिया है, लासा भी दिया है। दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा यानी कि दो संख्याओं का लासा भी 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, लेकिन उसमें से ये जो एक संख्या है वो 175 है, तो दूसरी संख्या हमको बतानी है। ये एक संख्या हमको पता है, एक संख्या हमको बतानी है। उन्हीं दोनों का जो मासा है वो 35 है और इन्हीं दोनों का जो लासा है वो 525 है। तो हमको दूसरी जो संख्या है, सेकेंड डिजिट जो है, सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड फैक्टर जो है वो मिसिंग है, हमको उसको खोजना है। आप पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्या दिया है, ठीक है बात। अब देखिए, हमको दूसरी संख्या फाइंड करनी है, तो इसका एक सूत्र होता है, दैट मीन्स का एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। पहला नंबर और दूसरा नंबर जो है उसको हम गुणा करेंगे, यह बराबर होगा HCF और LCM के, ठीक है। अब देखिए, हमें सेकेंड नंबर तो पता नहीं है, सेकेंड नंबर हमें खोजना है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब हम जो जो पता है पहले उसको रख देंगे। हम देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर पता है, आप इस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करिए, सेकंड नंबर फर्स्ट गुणा बराबर 2 गुणे 4 करिए, 4 गुणे 2 एक ही आंसर आएगा। अब सेकंड नंबर को हमने x सपोज कर लिया, ठीक, और फर्स्ट नंबर हमको 175 दिया है, बराबर का सिंबल लगाया, HCF हमारा 35 है, LCM हमारा 525 था, हमने उतार दिया। अब आप वो जानते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला गुणा या तिर्यक गुणा लोग कहते हैं, अलग अलग है हिंदी और इंग्लिश में। आप इसको ऐसे करिए तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ये इधर आता है, ये इधर आता है, ऐसा रूल होता है, ठीक है। अब आप देखिए, उसी पर्पज़ से यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप 1 में आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ठीक है। तो ये जो पेयर है ये नीचे आ जाएगा और ये पेयर ऊपर का ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे x बाहर हो जाएगा, x बाहर हो गया, 35 गुणे 525 बटा 175, ये कटेगा। आप जब इसको काटेंगे तो आप 5 से काटिए, कट जाएगा आराम से। पहले आप 35 से कन्नम काट देंगे, तो 35 से कन्नम 35, 35 पंचे 175, 35 से कट गया, यहाँ पे 5 है। अब 5 से कन्नम 5 और इसको काटेंगे तो 105 आएगा। जब 5 में से आप 525 को काटेंगे तो 105 आएगा और x की वैल्यू 105 आएगी। दूसरी संख्या आपसे पूछ रही थी x क्या है, दूसरी संख्या का मान है, तो आप दूसरी संख्या का मान देखेंगे तो दूसरी संख्या क्या है, 105 है। पहली संख्या 175, दूसरी संख्या 105, ठीक है। बात क्लियर है। इसका आपको क्वेश्चन लगाने के लिए आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको 2 नंबर दे देगा तो HCF पूछेगा, कभी कभी 2 नंबर दे देगा LCM पूछेगा, ऐसे आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रश्न और लिया हुआ है, 17वां प्रश्न 2015 में आया हुआ है। दो संख्याओं का मासा हमको 15 दिया है, उनका गुणनफल हमको 900 दिया है, लेकिन हमको उनका लासा नहीं पता है। अब हमको उनका लासा निकालना है और गुणनफल पता है दोनों संख्याओं का, मासा पता है। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। गुणनफल क्या है, 900 है, मासा क्या है 15, लासा क्या है नहीं पता है, उसकी जगह पे x पुट करेंगे। फिर हम 15x ये हो जाएगा, ये 900, 15x को इधर लाएंगे, ये 900, x बटा 900 बटा 15। अब आप 900 में 15 से भाग देंगे तो 60 आएगा। इसका राइट आंसर क्या है, 60 है। LCM क्या है, आपको HCF पता था, गुणनखंड पता था, LCM आपका 60 निकला, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज का 18 प्रश्न आपके सामने ये रहा, 48, 64 और 72 का हमको मासा निकालना है। 48, 64, 72 का हमको मासा निकालना है, HCF निकालना है। अब देखिए, 48 को आप तोड़ना शुरू करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 6, 48 आ जाएगा। 64 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 72 में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब आप देखिए, आपको मासा बताना, मासा का मतलब जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो, इसमें ये 2 कॉमन है तो 1 2 लिखेंगे, इसमें ये फिर 2 का सेट कॉमन है फिर आप 2 लिखेंगे, फिर इसमें भी एक सेट कॉमन है फिर आप 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, और कोई भी चीज़ में कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो जितना भी और शेष पेयर है आप उनको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको मासा फाइंड करना है। मासा में हमेशा कॉमन लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे है एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर यहाँ पे यानी कि x यानी कि वेरिएबल हो, उसे हम सजाती घर व्यंजक कहते हैं, होमोजेनियस एक्सप्रेशन कहते हैं। कि जो बहुपद दिया रहता है, जैसे ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें केवल एक चर हो। एक चर का मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ x है, सिर्फ एक ही है ना, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x वेरिएबल है,
y नहीं है। यहाँ पे अगर y भी होता तो गलत होता, ये बात फिर गलत हो जाती। लेकिन यहाँ पे सजाती व्यंजक की बात कही गई है तो वो ऐसा वहाँ इसकी यहाँ पे सजाती व्यंजक की बात कही है तो सजाती व्यंजक क्या होता है? एक ऐसा बहुपद व्यंजक होता है जिसमें केवल एक चर होता है, उसको हम सजाती व्यंजक कहते हैं। तो राइट एग्जाम्पल आपका यहाँ पे 5x² + 3x - 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चर है, एक वेरिएबल, तो ये क्या है? सजाती व्यंजक का डेफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल। आपको ये 2 नंबर में पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, मैथ में कभी कभी थ्योरी भी आती है, ऐसा मत सोचेगा नहीं है। अगर थ्योरी नहीं आएगी तो आपको सजाती व्यंजक पहचानने के लिए ऐसे आपको एक ऑप्शन दे देगा, फिर आपको एक पेयर का ऑप्शन और दे देगा। आपको जब डेफिनेशन पता रहे तभी आप टिक करके ऑब्जेक्टिव में आएगा। कोशिश ये रहे कि 5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो गलत ना होने पाए। 12 नंबर पासिंग है आपका, 5 ऐसे सही हो जाएंगे और अगर ओवरऑल सही हो जाएगा तो आपका अच्छा नंबर बन जाएगा, आप पास हो जाएंगे। मैथ में बहुत बैक लगती है, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि चीज़ों को आप समझिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन के तरीके बता दिए कि या तो थ्योरी पूछ लेगा या तो आपको उदाहरण पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, बात आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसी तरह यहाँ पे विजातीय व्यंजक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, समझना बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करने से पहले आपको बताना ज़रूरी समझा। विजातीय व्यंजक है ऐसे बहुपदी व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग चर होते हैं। चर हैं दोनों में, लेकिन यहाँ पे कैसे हैं? अलग अलग है, डिफरेंट है। उन्हें हम विजातीय व्यंजक कहते हैं, हेट्रोजिनस एक्सप्रेशंस कहते हैं। सजातीय व्यंजक को हम होमोजिनस कहते हैं। होमोजिनस का मतलब सेम होता है, एक ही जैसा। हेट्रो का मतलब अलग होता है, उसकी हिंदी मीनिंग विजातीय होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका आप उदाहरण देखिए उदाहरण में क्या दिया जिसमें अलग अलग चर होते हैं। राइट एग्जाम्पल यहाँ पे है 9x + 7 एंड तथा यानी कि एंड 18y + 13। तो यहाँ पे देखिए x वेरिएबल यूज़ हो रहा है और यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ हो रहा है, दिख रहा है। 9x + 7 अलग वेरिएबल है, अलग चर है, और 18y + 3 अलग वेरिएबल है। तो दोनों में वेरिएबल डिफर है। यही कह रहा है कि एक ही व्यंजन में, एक ही व्यंजक में है, एक ही एक्सप्रेशन में है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो इसलिए ये क्या है? ये विजातीय व्यंजक है। आपको डेफिनेशन पूछ लेगा 2 नंबर वाले में, अदरवाइज आपको उदाहरण पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। आपको ये चीज़ पता होगी तभी आप इसका राइट आंसर टिक करते अपना नंबर लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चंस की एक सेट। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, राम के पास x रुपए है, उसके पिताजी ने उसे 5 रुपए और दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए होंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बच्चा है राम, उसके पास x रुपए है, ठीक, उसके पास कितना रुपए है? x रुपए। उसके फादर ने उसको 5 रुपए और दे दिया, तो 5 रुपए और दे दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसके पास कितने रुपए, किसके पास? राम के पास कितने रुपए होंगे? तो बहुत बेसिक सा है, अगर आपके पास 1 रुपए, आपके पापा ने आपको 5 रुपए और दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बढ़ गया ना, जोड़ना होगा ना। अब आपके यहाँ पे पूछ रहा है कितने रुपए होंगे, तो आप इसको सोच लेंगे, खुद एग्जाम्पल दे, आपके पापा ने आपको 5 रुपए और दे, 1 रुपये पहले से था, तो दोनों को आप जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6 रुपये आपका अल्टीमेटली हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि राम के पास x रुपये पहले से थे और उसके पापा ने उसको 5 रुपए और दे दिया। अब पूछ रहा है कि राम के पास कितने रुपए हैं, तो राम के पास x + 5। इसका राइट आंसर जो है x + 5 होगा। कैसे? क्योंकि राम के x रुपए उसके पास थे, 5 रुपए उसके पिताजी ने और दे दिए, इस तरह से x + 5 रुपए होंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? x + 5। आपको ऐसे दे देगा, नंबर में, शब्दों में प्रश्न दे देगा आपको, और आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, या तो आपको ऐसे दे देगा और आपको बताना होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, इम्पॉर्टेंट है। 9x + 7y में से 3x + 4y को घटाना है। आपको जो घटाना रहेगा या जोड़ना रहेगा वो आपको बताया जाएगा, आपको उसमें क्या करना है एग्जैक्ट। यहाँ पे दिया है 9x - 7y से 3x + 4y को घटाना है, ठीक। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 9x - 7y, फिर आप उसके नीचे लिखेंगे 3x + 4y। इसको हम ऐसे नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे घटा देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। इसको घटाने का एक तरीका होता है, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस घटाए जाते हैं। देखिए, आप इसमें सिंबल को चेंज किया जाता है। ऐसा रूल होता है कि आप सिंबल को चेंज करते हैं, प्लस के नीचे माइनस लगा देंगे और माइनस के नीचे प्लस लगा देंगे, ऐसा रूल है। एक अपोजिट सिंबल लगता है, जैसे यहाँ पे प्लस दिया है तो आपने यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस होता है इसलिए आप माइनस लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह पे, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, इसीलिए दोनों जगह पे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब आप ये जो बीच वाला सिंबल, उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर और नीचे के जो है उससे आप फर्क देखेंगे। तो यहाँ पे -7y है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, माइनस प्लस होता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 × 4 = 11 होता है, तो यहाँ पे 11y आ गया।
7 बड़ा है, -7 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो मैंने आपको बताया है माइनस और प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से आप 3 को माइनस कर देंगे तो 6x आएगा, ठीक है। समझ में आया कि ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व हुआ, कैसे यहाँ पे आप घटा रहे हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट में सिंबल को चेंज करना है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। आप एज इट इज़ नहीं सॉल्व करेंगे, हाँ हमेशा आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन चेंज रहे होंगे तो सिर्फ डिजिट में, और एज इट इज़ भी दे दिया जाता है। क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे दिया है 8a - 3b + 3a + 3b का हमको मान बताना है कि इनका मान क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी, हमको ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 8a - 3b + 3a + 3b का हमको मान बताना है, ठीक है। आप इसको करने से पहले हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर में आए तो पूरा इलोबरेट करके लिखिए, ठीक है, प्रोसेस वाइज लिखिए। अगर आपको 1 नंबर में आए तब भी लिखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे तब आप टिक कर सकते हैं। मन हो आपका तो आप सॉल्व कर दिए, अदरवाइज ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको 8a - 3b दिया है, प्लस करना है हमको, इसको हम सिंपली लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 8a - 3b + 3a + 3b। अब आप यहाँ सोचेंगे, देखिए ये जैसे दिया था हमने यहाँ पे लिख दिया, हमको इसका मान बताना है। सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ इसमें है नहीं। 8a - 3b, ये पेयर जो है माइनस में है और ये पेयर जो है प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस कट जाता है। क्या बचा आपके पास, 8a एज इट इज उतर जाएगा और 3a भी। तो टोटल आंसर यहाँ पे आपका जो उतर रहा है वो 8a + 3b, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 11 आएगा। 8 3 11 होता है तो 11a आएगा, ठीक है। बात बहुत आसान था। जो जो चैप्टर आसान है, जैसे ये चैप्टर बहुत इजी है, तो आप इसको इतना अच्छे से कर लीजिए कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन होने ना पाएगा। इससे चैप्टर से अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 5 आपके वो सही हो जाए, तब भी मिला के आपको अच्छा नंबर हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं। लेकिन जो चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है, उसको पूरा कमांड के साथ तैयार करिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले जाएंगे, इतना आप श्योरिटी के साथ चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, ये भी 2015 में आया है, इंपॉर्टेंट है। x + y + z - x - y + z, हमको इसका मान बताना है। हमको 2 सेट दिया हुआ एक्सप्रेशन का, x + y + z, बीच में माइनस है, x - y + z, हमको इसका मान बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है, x + y + z, एक ब्रैकेट में है, माइनस का सिंबल लगा है, यहाँ पे दिया है x - y + z, और नीचे आप एज इट इज उसको वही उतार देंगे। अब आप देखिए, अभी तक आपने जो ऊपर दिया था वही उतार दिया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख रहे हैं, = लिखेंगे x + y + z - x + y - z। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +z है, यहाँ पे -z है, यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है। अब बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब कभी ऐसे ब्रैकेट में दिया हो, बाहर माइनस का सिंबल लगा हो, आप उतार के इस सेट को जब खोलते हैं तो जो सिंबल यहाँ पे रहता है वो एज इट इज उतार देते हैं, लेकिन अंदर के जो चिन्ह रहते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए कि यहाँ पे कैसे चेंज हो। यहाँ पे अंदर ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। अगर यही चीज़ यहाँ पे प्लस होती तो माइनस हो जाता। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे चिन्ह कैसे बदल रहा है। अब ये जब बदल गया तो x + y + z - x + y + z, ये एक सेट निकल कर आया। अब आप देखिए, यहाँ पे +x था, यहाँ पे -x, दोनों कट गया। यहाँ पे +z था, यहाँ पे -z था, ये दोनों कट गया। आपके पास क्या बचा, एक y ये बचा, एक y ये बचा है, तो दोनों मिलाकर 2y हो गया। राइट आंसर आपका 2y है। 2015 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SDC शैल नी डिलीट क्लासेस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 7th क्वेश्चन आज का है, 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फोकस के साथ। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके नोट्स को बना सकते हैं। दिया है 20 + कर्ली ब्रैकेट 9 - 5 - ब्रैकेट 6 - 4 छोटा ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट। ये हमको एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान है, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, याद रखिएगा। BODMAS, BOD mass, B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction।
BODMAS, ये रूल आपको सिंप्लीफिकेशन में हमेशा सरलीकरण लिखा रहता है हिंदी में, उसको सॉल्व करने के लिए आएगा। तो ये रूल आपको अप्लाई करना है, ये रूल आपको अप्लाई करना है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को आपको ये रूल पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें ये सेट दिया था, हमको इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करेंगे, 20 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट, सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट रहता है हम उसको सॉल्व करेंगे, बड़ा नहीं सॉल्व करते। अब 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे आप क्या लगेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 9 लिखेंगे, -5 वही उतार देंगे, माइनस यहाँ लगा था हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना, 20 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट 9 - 5 - 2। अब आप 5 में से 2 को माइनस करेंगे। अब आप यहाँ पे -5 और -2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस मैंने आपको बताया है माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे -5 - 2 है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 20 प्लस करली ब्रैकेट 9 - 7। अब आप 9 में से जब 7 को माइनस करेंगे, 9 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है। अब आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 20 + 2 इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 22 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो इसका राइट आंसर 22 होगा। कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक बार मैं आपको फिर समझा दूँ, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। BODMAS का रूल आपको जानना होगा। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 एज इट इज उतार देंगे, 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे, 2 आएगा। 9 - 5 - 2, यहाँ पे -5 है -2 है, दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, ये रूल आप जानते हैं। 9 में से आप 7 को माइनस करेंगे, 2 आएगा। 20 + 2 करेंगे, 22 आएगा। राइट आंसर 22 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट है, बी फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। रोहित के पास 4x - 3y + 7z, ये 7 है, 7z आम है। रोहित एक बच्चा है, उसके पास 4x - 3y + 7z आम है। क्या है, मैंगो है। उसमें से -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास कितने आम बचे। 2 लोग हैं, एक रोहित है और एक रोहित का भाई है। रोहित के पास कितने आम है, ये आपको क्वेश्चन में बताया है कि 4x - 3y + 7z आम है, जिसमें से रोहित ने -2x - 3y + 7z आम जो है अपने भाई को दे दिए। तो अब रोहित के पास कितने आम बचे। बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कभी अगर एक आपके पास हिस्सा है, उस हिस्से में से आपको कुछ मांगा जाए, जिसका मतलब उसमें से कम हुआ, कम की जब कहीं बात आती तो इसका मतलब आपको उसमें से घटाना है, घटाने की बात चल रही, कम हो गया। कोई चीज़ आप किसी को दे देंगे तो चीज़ कम हो जाएगी ना। कोई बड़ा सा टुकड़ा आप उसमें से और छोटा टुकड़ा कर देंगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी, हिस्सा कम हो जाएगा। तो कम का मतलब वहाँ पे घटाना होता है। आपको क्वेश्चन समझना होगा कि आपको इसमें से क्या करना है, जोड़ करना है, घटाना करना है। ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, इनको समझना होगा। तो आप किसी में से कुछ कम कर देंगे, दे देंगे तो कम हो जाएगा, यानी कि घट गया वो चीज़। तो आपके रोहित के पास उतने आम थे, उसमें से उतना भाई को दे दिया, तो कितने आम बचे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है, तो कैसे दिया है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 4x - 3y + 7z -2x - 3y + 7z, ठीक है। ये आम था, इसने अपने भाई को इतना दे दिया, अब कितना बचा। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 4x + 3y + 7z, हूबहू ऐसे ही। यहाँ पे आपको माइनस करना है, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि कम हो गया, आपने उसमें से दे दिया। तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट इसका यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y - 7z। ये ब्रैकेट खुला तो इसका सिंबल चेंज हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको फर्दर क्वेश्चन में बताया, इसे बताने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। अब इसको आप एज इट इज़ पढ़िए, तो 4x - 3y + 7z + 7 2x + 3y - 7z। यहाँ पे -3y था, यहाँ पे +3y है, दोनों कैंसिल। यहाँ पे +7z था, -7z है, दोनों कैंसिल। क्या बचा है, 4x और +2x। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस 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 हो जाता है। 4x में 2, आप 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा। राइट आंसर 6x है। इस एक्सप्रेशन का आपका राइट आंसर 6x है। रोहित के पास कितने आम बचे हैं, 6x आम बचे हैं। कितने आम बचे हैं, 6x। राइट आंसर ये है। आपको जब 2 नंबर वाले में आए तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोहित के पास 6x आम बचे हैं। इस तरह पूरा मतलब जैसे लिखते हैं ना सवाल में, हिंदी में लिख के वैसे करते हैं, ये सब आपको एग्जाम में वहाँ पे 2 नंबर के प्रश्नों में करना होगा, ठीक है बात। उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और नंबर मिल जाएगा ईजिली, इसीलिए बता रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा क्वेश्चन है। 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 तथा y स्क्वायर प्लस 9 को जोड़िए। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है और हमको ये एक्सप्रेशन दिया है, दोनों एक्सप्रेशन बोल रहा है कि जोड़िए, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड करना है, ठीक। अब सिंपली देखते हैं ऐड करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। कैसे अलग है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन दिया है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक। दूसरा आपको कह रहा है कि आप उसमें 2y प्लस 9 को ऐड करो। आप यहाँ पे ऐड का सिंबल लगा दो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे x के टर्म में है, यहाँ पे y के टर्म में डायरेक्ट दिया है और आपके पास कुछ दिया नहीं है। हम हमेशा क्या कहते हैं, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल को लिखते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी अगर इस 9 को उठा के यहाँ ले आके लिख देंगे, उसके बाद y यहाँ कर देंगे और ऐड करेंगे, हमेशा गलत आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल एज इट इज उतरता है। अगर यहाँ पे x है तो इसके नीचे x का ही पेयर होगा, यहाँ पे जैसे y है तो इसके ऊपर y ही होगा। आप x रख के नहीं सॉल्व कर सकते, ये हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये टर्म दिया है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हमने लिख दिया। हमें यहाँ पे x के टर्म में कुछ नहीं दिया था दूसरे पेयर में, हम 9 के नीचे 9 एज इट इज उतार देंगे और y स्क्वायर आगे लिख देंगे। ये आप ऐसे करिए या वैसे लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 2/2 कर 2 + 2 करेंगे। आपकी इसमें आप ये सोचिए यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 9 दिया था, आपने 9 स्क्वायर प्लस y लिख दिया तो सही है। आप 4 + 2 करिए या 2 + आप 4 करिए, आंसर तो एक ही आएगा ना। तो ये कोई दिक्कत है, ये माइनस के केस में होता तो दिक्कत होती, लेकिन प्लस के केस में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपल है। आप फिर क्या करिए, जब आपके वेरिएबल्स बराबर होंगे तो ऐड कर दिए, तो y स्क्वायर उतर जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 18 आएगा, 3 भी उतर जाएगा, ऐसे 7x स्क्वायर उतर जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी हम इसका राइट आंसर आपको इस तरह देखने को मिल सकता है, एक सीरियल में लिखते हैं तो 7x स्क्वायर हो जाएगा वेरिएबल, फिर y स्क्वायर कर देंगे, फिर 3x प्लस 18। आप ऐसे भी लिख देंगे छोड़ देंगे तब भी सही है, ऐसे भी लिख देंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 10th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 में से 3y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y को घटाना है। सिंपल है, हमें दिया है, हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया है, उसमें बोल रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 में से 3y स्क्वायर प्लस y को हमको घटाना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 हम लिख देंगे, हमको इसमें से घटाना है। फिर हम यहाँ पे देखिए, अब हमें दूसरे पेयर में दिया है 2, हमने 2 उतार दिया है, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y, हमें ऊपर हमें जो क्वेश्चन दिया था हमने एज इट इज उतार दिया। अब देखिए ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है किसमें, 3y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y, तो यहाँ पे हमने 2 आगे लिख दिया है। ये प्लस में था, यहाँ पे प्लस में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ये गलत हो गया है क्योंकि घटाने को बोला है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ये 3y प्लस 2y स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया था कि सिंबल को आपको चेंज करना रहेगा ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंबल्स को चेंज करना रहेगा। प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, फिर माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, फिर माइनस हो गया, ठीक। अब ये 2y स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा और माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 2y उतरा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतरेगा, 3y स्क्वायर फिर उतर जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 2x ऐसे उतर जाएगा, 3x स्क्वायर हूबहू उतर जाएगा, कोई दिक्कत। इसको हम लिखेंगे कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2x माइनस 2y प्लस 4। इसको आप अरेंज करके ढंग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका राइट आंसर सही रहेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी मैंने क्लियर आपको समझा दिया, सिर्फ जोड़ घटाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कहीं कहीं पे, और कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 11th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। -2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -x स्क्वायर प्लस 4x का हमको मान बताना है, हमें इनकी वैल्यू को बताना है। -2x माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। -2x माइनस ब्रैकेट में एज इट इज उतार देंगे, इज इक्वल टू -2x प्लस x स्क्वायर माइनस 4x है। अब मैंने आपको बताया ना कि ब्रैकेट खुलेगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो वही यहाँ पे भी हुआ है। बस सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को समझना है कि कैसे इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना और कैसे हम सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, -2x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। आप दो में से एक को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ये -4x उतर जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं लगी। अगर ये पावर लगी होती तो ये ऐड होकर 6x स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं लगी इसलिए नहीं करेंगे। ये पावर और वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए अगर आपको जोड़ घटाना कुछ भी करना है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर है। आप इसमें से दो में से एक को माइनस करेंगे तो एक आएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे है और ये -4x। आपको राइट आंसर एक्स स्क्वायर -4x है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आज का 12th क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे 12th क्वेश्चन आपके सामने 3abc -2ab स्क्वायर -5abc + 3ab स्क्वायर। हमको इसको सिंपली सॉल्व करना है, सरल करना है, बहुत आसान है। आप एज इट इज़ पहले उतार दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। हम पहले वेरिएबल को देखेंगे तो 3abc है, यहाँ पे 5abc है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, -2abc होगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि -5 बड़ा है। ठीक, अब -2ab बचा, उसको उतार दीजिए और यहाँ पे 3ab स्क्वायर बचा, इसको उतार दीजिए। ठीक है, अब आप इस पेयर को सॉल्व करेंगे, ये स्टेप हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2abc है, कोई abc नहीं है तो -2abc ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे ab का स्क्वायर है, यहाँ पे भी ab का स्क्वायर है, दोनों सेम है। 3 में से आप माइनस करेंगे जब 2 को तो 1 आएगा, तो ab का आप स्क्वायर लिख देंगे। राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर है -2abc + ab का स्क्वायर, इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल की बुक को लगाइए, उसमें बहुत सारे दिए रहते हैं, और जो यूपी बोर्ड की 6, 7, 8 की आती है उसको लगाइए। उससे ज़्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं, सीरीज़ आपको होगी ही, मैं पेपर करवाऊंगी ही आगे चल के। अभी थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त की प्रॉब्लम होती है, मैं मैनेज करके कैसे भी पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर हम पेपर्स पे चलेंगे। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास यहीं तक फ़िलहाल के लिए। हमने यहाँ पर देखिए 8th चैप्टर को आज पढ़ा, जिसमें हमने अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस है उनके बारे में, जोड़ घटाने से क्वेश्चन जैसे आते हैं वो समझा, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो समझा। तो ये रही बात यहाँ तक की। इसी में मैंने एक चैप्टर और लिया हुआ है। देखिए, ये चैप्टर है 7। मैंने इसको बाद में इसलिए लिया हुआ ये क्वेश्चन ये चैप्टर में था, इसलिए मैंने सिलेबस में लिया था, जिसमें हमको ये आंकड़ों का पिक्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई ग्राफ ये जानना है। मैंने आपको लिया हुआ है, आपको दिखा दूं तो इसमें कुछ टॉपिक हैं। ये चित्रों का लेखन द्वारा समझना, मतलब चित्र के द्वारा देखना, चित्र के द्वारा समझना ज़्यादा आसान होता है। एक दुकानदार है, उसके पास इतने चश्मे हैं, हर हफ्ते में इतने इतने चश्मे बिके हुए हैं। ये मैंने आपको बनाया है कि आपको समझ में आए कि हाँ मैंने ये चैप्टर भी करवाया है, आपका कोई चैप्टर छूटा नहीं है। फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए, किस दिन बेचे गए चश्मों की संख्या ज़्यादा है तो गुरुवार को चश्मा ज़्यादा बेचा गया है। गिन के आप बता देंगे, क्योंकि चित्र बने हुए आप गिन लेंगे, इस दिन इतना बिका है, इस दिन इतना बिका है। फिर इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन और पूछ लेगा, गुरुवार को कितने चश्मे बिने, तो आप संख्या में बता देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और रहेगा कि यदि चश्मों की संख्या 100 रुपये है तो मंगलवार को कितने चश्मे बिके। पहले कितने चश्मे बिके थे, एक चश्मा अगर 100 रुपये का तो 6 चश्मे बिके हैं तो 600 रुपये का है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने की चांसेस है, वो भी मात्र 2 से 3% है, नहीं तो नहीं। अब जैसे यहाँ पे दंड ग्राफ है, यानी कि बार ग्राफ से आ गया है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी डिज़ाइन बनी रहती है। याद रखिएगा कि जैसे बार डायग्राम वगैरह रहता है नाम से, वैसे पूछेगा नहीं, बहुत कम है कि कभी पूछता है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। ये ऐसे पूरा आपको चित्र और बना रहेगा, इतना स्कूल, इतने बच्चे हैं, इतना इलेक्शन है, इतना वोटिंग है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसमें क्वेश्चन रहेंगे कितनी संख्या थी, कितना एडमिशन हुआ, कितना नहीं हुआ। एक ऐसे इसी में टॉपिक और है, उस एक टॉपिक इसी में और है, वो भी जो है वित्त या रेखा का होता है, पाई चार्ट का होता है। इसमें कुछ खास